एक मिनट। Yes, Dinesh, is it on? Good evening, friends. Once again, welcome to the class. Today we are going to have discussion on section C of principal and vice principal examination. With your loud voice, I would like to welcome Sri Manish Sharma ji, our tutor for the day. Am I audible, friends? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very much sir. audible. जी सर। Good evening, Manish ji. Good evening, sir. Good evening. Good evening from all the participants. Waiting for you, sir. Over to you, friends. Before I hand over to Manish ji, I would like to tell that in this section, we have already covered this. I am telling for the particularly people, those who have joined it for the first time. Under section 1, perspective on education and leadership, we have covered section A, section B, understanding the learner, understanding teaching learning, and then planning and organization of teaching learning also we have covered. We have also covered creating conducive learning environment. If you have not seen these, you can find the study material for these. PDF has also been shared with you all people, and today we are in the second last section of school organization and leadership, where we are going to cover these many topics in two parts, in part A and part B. Since it's a vast area to be covered, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उसे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दे और आपको कुछ भी दे दे और एक दिन में कंप्लीट कर दे। माना दोस्तों समय कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम सामने होते हुए भी उसे ना पढ़ें। 2 दिन में पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, और फिर लास्ट टॉपिक हमारा होगा एफ पार्ट, perspective in education. So without much delay, I would like to invite Sri Manish Sharma ji. Manish ji, over to you for today's topic. थैंक यू, धन्यवाद देवांगन सर। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है और इस प्रॉब्लम से हमारे देवांगन सर और टेक्निकल टीम जूझ रही थी। फिर भी 3 मिनट्स के डिले में भी एक व्यक्ति ने अपना धैर्य खोते हुए लिख दिया कि वेस्टिंग टाइम। मैं यहीं से विषय को उठाता हूँ। प्रबंधन और प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये धैर्य बहुत जरूरी है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के पास ये धैर्य, तुरंत जजमेंटल नहीं होना है। लीडरशिप के लिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये सबसे होती है कि तुरंत जजमेंटल नहीं होना था, एनालिटिकली रूप से एनालिसिस करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसका रिव्यू लेना है और तब जाके कहीं हमें जजमेंटल होना चाहिए। ये एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी है। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 शब्द हैं। इस चैप्टर को क्लियर करने से पहले 2 कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मैनेजमेंट। हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन, नाम में ही केवीएस में संगठन है, तो पहली क्या मीनिंग क्या है संगठन की? ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड अरे भैया रिमूव कर दीजिए। मैसेज करा ना सर, रिमूव इट नाउ। हाँ, रिमूव इट नाउ सर। आपको नहीं सुना तो आप छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल। आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट गो टू हेल। आपको लग रहा है कि आपसे कम क्वालिफाइड है तो आप छोड़ दीजिए। Who is that? Actually, I cannot see that. कोई बात नहीं सर, आप लोग मेरी बात पे ध्यान रखिए। ये कोई केबी नाम से है सर, इसको हटा दीजिए। सर मैंने रिमूव कर दिया सर, रिमूव कर दिया ठीक सर। है। मैं अंदर हो गया कर देना चाहिए था और मैंने रिमूव कर दिया। चलिए, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। एक सेकंड सर, एक मिनट। मनीष जी, दिनेश जी,
जी सर, मैं अंदर आ गया हूँ, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जो भी बाहर हुआ था उसके कारण मैं अंदर आ गया। चलिए प्लीज टेक केयर ऑफ इट जी। सर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों शब्दों को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीजें जरूरी हैं। एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। स्कूल जिस रूप से संगठित होता है उसका उद्देश्य होता है कि जो संसाधन है उनका ऐसा ढांचा तैयार करें कि वो जो हमारी नीतियां हैं उनको अच्छी तरीके से लागू हो सके और वो अचीव हो सके। जो रिसोर्सेज हैं स्कूल फ्रेम में वो दो तरह से होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है और एक फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। मानवीय रिसोर्सेज जैसे शिक्षक है, कार्यालय कर्मी हैं, विद्यालय में जितने भी लोग काम कर रहे हैं विद्यालय में, चाहे वो सेवा कर्मी हैं, गार्ड हैं, वो सब के सब वो एक मानव रिसोर्स संसाधन के रूप में है। और जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं वो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग है, आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि वो प्लानिंग करे, वो अपॉइंटमेंट दे, नियुक्तियां करें, डायरेक्शन दे, निर्देशन दे, और योजनाओं को जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करे। कर्मचारियों या जितने भी वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट करे, उनका प्रबंधन करे, और सबकी, इसमें इंक्लूडिंग बच्चे भी हैं, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। एक विद्यालय संगठन का ये काम है। और एक विद्यालय संगठन कैसे काम करता है, वो प्रभावी, इफेक्टिव होना चाहिए, वो इफेक्टिव वर्क पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सहयोगात्मक, वो सहयोग के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन रन करे और एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करे। ये उसका उद्देश्य, उसके अलग अलग पार्ट हैं और घटक। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्रबंधन है उनके घटक क्या हो सकते हैं, जैसे पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट, कैरिकुलम डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, और जो सोशल इन्वॉल्वेशन है, सहभागिता है, उसको बढ़ा पाए। तो पहले हम थोड़ा सा बारीकी है संगठन और प्रबंधन में अंतर समझ लेंगे। और एक उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, संगठन, प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम प्रशासन करते हैं। प्रशासन जो है ना वो ब्रॉड थिंग, प्रशासन के अंदर जो है मैनेजमेंट आता है, प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है मैनेजमेंट आता है। और संगठन और प्रबंधन को पहले हम अंतर समझेंगे कि जो संगठन होता है वो रिसोर्सेज का एक ढांचा होता है। कैसे रिसोर्सेज, मानवीय और भौतिक। क्लियर इट। वो क्या करता है, इस ढांचे का उसको व्यवस्थित करने का काम संगठन का होता है। और प्रबंधन का क्या काम होता है, ये जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो उसका उपयोग अच्छी तरीके से हो जाए। वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से संसाधनों का जो उपयोग है, रिसोर्सेज का उपयोग है, सही तरीके से हो पाए, ये हुआ आपका मैनेजमेंट। और जो संगठन है वो क्या है, जो पूरी ढांचे हैं, मानवीय और फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनको तैयार करना। जैसे संस्था है, उस संस्था की नींव रखना, ये संगठन का काम है। और ये एक प्रकार का जो है स्टैटिक होता है, पर जो प्रबंधन है वो डायनेमिक होता है, वो गतिशील होता है, क्योंकि वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये प्रबंधन के अंतर्गत आता है। प्रबंधन की जो प्रकृति है वो डायनेमिक है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो स्टैटिक है। दूसरी चीज, जो ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है वो क्या है, पदों, उनकी नियुक्तियां, उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना, उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सारी चीजों का निर्माण करना, और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। पर जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो प्लानिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन में एक रूल है, लूथर गुलिक का नाम आपने सुना होगा, पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब सर आप लिख सकते हैं देवांगन सर, पोस्ट कार्ब, POST
CORB। ये एक फॉर्मूला है, लूथर गुलिक ने दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए। P फॉर प्लानिंग, O फॉर, सर आप इसको, अच्छा वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छी स्लाइड दिखा दी। पोस्ट कार्व, लूथर गुलिक ने 1937 में एक स्टेटमेंट, एक अपनी सिद्धांत, अपना एक थ्योरी दिया था, पोस्ट कार्व। उसका डिफिनीशन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, उसको डिस्क्राइब कर देता हूं। P फॉर है प्लानिंग, यानी किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में प्लानिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आप प्लानिंग बनाएंगे तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। POS, S फॉर स्टाफिंग, उसमें स्टाफ रखेंगे, अलग अलग पदों की नियुक्तियां करेंगे और उनका कार्य निर्धारण करेंगे। ये हो गया POS, पोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट D फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग निर्देशन देना। किसी कोई लीडर है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो उनको डायरेक्शन देना, उनका वर्क प्रोफाइल डिसाइड करना, उनके आउटपुट, उनके जो टारगेट्स हैं डिसाइड करना। पोस्ट C है। नेक्स्ट सर, कोऑर्डिनेशन। अब आपने स्टाफिंग कर दी, उनको डायरेक्शन दे दिया, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर एक टीम के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। अब आप कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, पर फीडबैक के रूप में आपको रिपोर्टिंग भी मिलनी चाहिए कि हमारा कौन सा काम अच्छा हो रहा है, कौन सी काम में कमियां हैं, कौन सा क्षेत्र ठीक नहीं है। तो ये जो रिपोर्टिंग है वो आपके लिए फीडबैक का काम करेंगी। और उसके बाद है बजटिंग, कि हमको कितना अकाउंटिंग के रूप में, कंट्रोलिंग के रूप में अकाउंट पर कंट्रोल करना, उसकी प्लानिंग किस तरीके से सेटअप करें कि हम पूरी तरीके से उसको अचीव कर लें। तो लूथर गुलिक का एक नियम, पोस्ट कार्व नियम, जो मैनेजमेंट को अच्छी तरह, उसमें कभी कभी पूछ देता है कि पोस्ट कार्व में R का मतलब क्या है, और अक्सर पूछ देता है CO का। लोग क्या कर देते हैं, कोऑपरेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, इस तरह कंफ्यूजन दे देता है। तो पोस्ट कार्व नियम लूथर गुलिक का एक मैनेजमेंट का सबसे अच्छा नियम है। सर इतना ही था मुझे कहना कि पोस्ट कार्व नियम सबसे अच्छा नियम है किसी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से एक्यूट करना। तो हमने दो शब्द सुना, संगठन। सर अभी मैं इस पर आता हूं, क्योंकि जब मैं ये जो मेन बेसिक चीजें मैं एक्सप्लेन कर लूंगा तो आगे की चीजें आपको समझ में आएगी। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये ढांचा तैयार करता है, ये स्ट्रक्चरल बॉडी तैयार करता है, या रिस्पॉन्सिबल अबाउट द स्ट्रक्चरल बॉडी। और जो मैनेजमेंट क्या होता है, उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को चलाने का प्रोसेस है। यानी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है और मैनेजमेंट क्या है, वो प्रोसेस है उस ढांचे को चलाने के लिए। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। संगठन डील करता है क्या है, और प्रबंधन डील करता है कैसे है। संगठन डील क्या करता है, क्या है, संसाधन और लोगों का मेलजोल क्या है, संसाधन क्या क्या है, ये क्या है पर फोकस करता है। और जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो डील करता है कि किस तरीके से टारगेट को अचीव किया जाए, लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को अपने मन में बैठा लीजिए और आपको ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक स्कूल लाइब्रेरी है, तो स्कूल लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट क्या है, लाइब्रेरी का ढांचा यानी कमरा, लाइब्रेरियन, यस, ऑर्गेनाइजेशन व्हीकल, मैनेजमेंट इज ड्राइवर। वेरी गुड, बढ़िया है, अच्छा आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक स्कूल की लाइब्रेरी है, तो उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट होगा कमरा, उसमें लाइब्रेरियन बैठेगा, उसके कुछ रूल्स होंगे, यस, और सब जगह अपनी सब चीजें अपनी अपनी जगह हो, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है। पर अगर इसी का हम वो मैनेजमेंटल पार्ट देखें, प्रबंधकीय कार्य देखें, तो लाइब्रेरी को चलाने की प्रक्रिया यानी योजना, कौन सी क्लास कब आएगी, कौन सी क्लास कब जाएगी, कितने देर बैठेगी, फिर उसके बाद डायरेक्शन, लाइब्रेरी में काम करने का जो निर्देश दिया जाए बच्चों को, अलग अलग तरह के बच्चों को, अलग अलग क्लास के बच्चों को अलग अलग तरह का निर्देश देना होता है। फिर समन्वय, कंट्रोलिंग, किस तरीके से
क्लास की स्कूल की टाइम टेबल हो, स्कूल की जो हम टाइम टेबल शेड्यूल बताए थे कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल रहता है, लाइब्रेरी को आपको कहीं रख दीजिए, उसके साथ वो समन्वय बैठाना। फिर अल्टीमेट जो प्रबंधन में लाइब्रेरी के प्रबंधन में अल्टीमेट गोल क्या है कि छात्र किताबों को अच्छी तरीके से प्रयोग करें और नॉलेज गेन करें, अच्छी तरीके से सीख लें। तो मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हुए दो तरह से बताया कि लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट क्या है और उसका क्या कहता है प्रबंधकीय मैनेजमेंटल पार्ट क्या है। एक स्कूल टाइम टेबल भी ले सकते हैं। स्कूल टाइम टेबल का जो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट होता है कि पूरे स्कूल का एक टाइम टेबल चार्ट हो और उसमें कक्षा व्यवस्थित चले, सुचारू रूप से चले और टीचिंग लर्निंग होता रहे, ये उसका प्रबंधकीय कार्य है। क्लियर इट सर? अब हम आते हैं, मुझे लगता है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को क्लियर किया। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो एक ढांचे की बात करेंगे और उसमें दो तरह के संसाधन होंगे, मानवीय संसाधन होंगे और भौतिक संसाधन होंगे। और उन संसाधनों का किस तरीके से अच्छा सा प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है वो हमारा प्रबंधन है। मैं मनीष जी हमारे बहुत सारे कॉमर्स के साथी इसमें बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा आप माइक चालू करके अपना फीडबैक दे कि प्रबंधन को, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को पोस्ट कार्प के तरीके से नाम से मनीष जी ने सुंदर तरीके से समझाया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? माइक चालू करके बोलिए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड मनीष जी। कतई भी शक नहीं है सर। These are the commerce guru and they teach commerce to the students of 11th and 12th all over India in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and really beautifully you have explained what management is and what administration is. Friends, our topic today describes the same thing very well. What we are going to see today is a school organization and leadership. So whatever Manish ji has told so far is the core concept. And now whatever we are going to see will be the examples and theories. But if you have understood this postcard, you will surely be getting everything very well. Manish ji, over to you. एक लाइन में मैं कंक्लूड करूंगा कि जो संगठन है वो एक साधन है, ये व्हीकल है, और जो प्रबंधन है उसका सारथी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि संगठन जो है एक साधन है, एक व्हीकल है। अब उसको चलाएगा कौन, चलेगा कौन? तो वो सारथी है। उसकी प्रोसेस, प्रक्रिया, उस ढांचे का सही क्रियान्वयन करना जो है प्रबंधन का काम है, प्रबंधक। अब यहाँ पे रोल, जो ये सारा चैप्टर है वो आप कितना भी देख लें तो वो प्राचार्य के इर्द गिर्द घूमता है, प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं होता है। एचएम सिर्फ और एक सुपरवाइजर होता है, क्योंकि आर्टिकल जो डिफाइन किया गया है केवीएस में एचएम के लिए, केवीएस का एचएम वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर है, उसके लिए उसका रोल ही सुपरवाइजर है। पर जो प्रिंसिपल है उसका प्रशासकीय कार्य है, प्रबंधकीय कार्य है, मैनेजमेंट का बड़ा रोल है उसमें। तो उस दृष्टिकोण से हमें ये जो पॉइंट है, लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच और मेंटर, इनका सबका अपना अपना अलग अलग रोल है और इन सबके रोल में आपको सेट बैठना है। कभी कभी क्या होता है, जहां आपको कोच की भूमिका निभानी होती है वहां मेंटर की भूमिका निभाने लगते हैं। जहां आपको टीम बिल्डर की भूमिका निभाने लगती है वहां आप जो है एक इनिशिएटर या कोच बनके। तो आप अपने हर रोल को समझिए, आपको उस हर रोल में सेट होना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हैं आप अच्छे, बाकी चीजों में आप अच्छे नहीं हैं, तो ये सही नहीं है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में, एक अच्छे प्रबंधकीय ढांचे में एक लीडर को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए, टीम बिल्डर भी होना चाहिए, इनिशिएटर भी होना चाहिए, कोच और मेंटर होना चाहिए। तो सबके अपने अपने रोल हैं, उसको हम समझेंगे। पहला जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। मे आई इंटरप्ट यू सर? यस सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने सर बताया था कि उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा, या मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया कि एक साधन है, हाँ, और मैनेजमेंट आपने बताया कि
उसको अचीव करने का जो भी आपने बताया, बट सर ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद सम पर्पज। ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है उसका एक पर्पज होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन माने होता है कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 पीपल, मोर देन 1 पीपल। अगर 2 लोग या 3 लोग साथ आ रहे हैं तो दे आर कमिंग विद अ पर्पज। So if the organization has a purpose, for getting that purpose into action, management is a tool. Can we say that or not, sir? सर मैंने जब सबसे पहले स्टार्ट किया था तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज का एक ढांचा बताया था। रिसोर्सेज जी। 2 प्रकार के बताए थे, जिसमें आप बोलते हैं कि ग्रुप, और तो उसमें मानवीय ढांचा और फिजिकल, जिसमें हम सभी सदस्य ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं, ह्यूमन जो रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, और उसके साथ फिजिकल रिसोर्सेज। तो पहली लाइन जो आपने डिफाइन की है उसमें ये आ गया कि जो जी। संगठन है एक ऐसा ढांचा है, संसाधनों का ढांचा है, पर इन संसाधनों का निरंतर प्रयोग प्रबंधन के माध्यम से होता है। जी सर, इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि ऑर्गेनाइजेशन एक उसका एक पर्पस है और मैनेजमेंट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होता है, कोई बता सकता है? He is a kind of सर leader. अपने एक्शन से He's सर a अपने leader. एक्शन प्रिंसिपल जो है अपने एक्शन से दूसरों को गाइड करता है। जैसे मॉर्निंग असेंबली अटेंड करना, सुबह टाइम से स्कूल आना, तो वो रिफ्लेक्ट He has करता a है। vision, sir. He has a सर vision. अपने एक्शन से सीखना, हाँ, और रिफ्लेक्ट करना अपने एक्शंस पे और सर देखना कि अपने वेदर इट वाज करेक्ट और नॉट। एक्सपीरियंसेस को प्रैक्टिस में लाना। 2 शब्द हैं, एक तो चिंतनशीलता टाइम पर आना। और एक अभ्यास। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर में 2 चीज हैं, एक चिंतनशीलता और एक अभ्यास। यानी एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या है, वो चिंतनशील अभ्यास करता है, वो चिंतन भी करता है और प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस से, अपने अनुभवों से धीरे धीरे अभ्यास करता है, उससे फीडबैक फिर सोचता है, फिर उसको एक्ट करता है, एक्ट ऑन, जैसा एक्शन रिसर्च में कि जो भी चीजें उसको महसूस हो रही है वो समझ रहा है अपने एक्सपीरियंस से, फिर उसको यूज करता है, फिर उससे फीडबैक लेता है। तो वो क्या करता है, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम क्या है, क्योंकि कुछ मान्यताएं होंगी, कुछ रूल्स होंगे, कुछ डिसीजंस उसको लेने होंगे, जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहे, उसके लिए समीक्षा करना जरूरी है। एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम क्या है, वो अपने सारे कार्यों की समीक्षा करे, चाहे वो आलोचनात्मक हो या समालोचनात्मक हो, दोनों तरीके से उसमें उसके बैड और गुड दोनों पॉइंट पर उसकी समीक्षा करे। डोनाल्ड शॉन सर ने बहुत अच्छा डोनाल्ड शॉन का कॉन्सेप्ट दिया है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं यानी कार्य में चिंतन, कार्य के दौरान चिंतन और कार्य पर चिंतन। आपने काम कर लिया, मैंने कितनी बार कहा कि जो काम हो चुका है उसके बाद चिंतन करना कि वो कार्य कितना इफेक्टिव हुआ है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उस कमियों को कितना क्यों न सुधारा जाए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का रोल देखिए, एक वर्ष में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हर साल कॉमन होते हैं, मंथ वाइज कॉमन होते हैं, डे वाइज कॉमन होते हैं, सेम प्रोसेस आता है उसके पूरी जो एकेडमिक ईयर में है, एक कॉमन वर्क जो है वो बार बार रिपीट होता है। तो अगर इस बार के किए गए काम की वो समीक्षा नहीं करता है या कोई भी डिसीजन की समीक्षा नहीं करता है, चाहे चयन में चाहे एकेडमिक प्लान में, अगर उसकी समीक्षा नहीं करता है तो अगली बार उसमें कमियों को संशोधन नहीं कर पाएगा। तो जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी निर्णय हैं, डिसीजन हैं और जो एजुकेशनल उसकी मेथोडोलॉजी है उस पर निरंतर समीक्षा करना एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में प्रिंसिपल का काम है। क्लियर इट? जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये सुधार कैसा होना चाहिए? सिर्फ सुधार नहीं होना चाहिए, प्रभावशील सुधार होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ दिखाई में देने में नहीं कि हमने बहुत बड़ा एक नया प्लान लगाया और स्कूल में लागू कर दिया, ये प्लान इंप्लीमेंट कर दिया प्लान, पर प्लान इफेक्टिव नहीं है, लेकिन प्लान को इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि लग रहा है बहुत बड़ा प्लान है। नहीं,
प्लान का जो इफेक्टिव पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पार्ट भले छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जीक्यूट करना। जैसे वन एग्जांपल, आप विद्यालय में स्वच्छता को लेकर के कोई टीचर बड़ा, प्रिंसिपल बड़ा सोच रहा है कि विद्यालय में हमारे स्वच्छता नहीं होती है, उसने कोई अपने दिमाग में प्लान अपने विद्यालय पर इस बात पे चर्चा की कि गंदगी जो हो रही है उसका क्या कारण है, उस पर कोई आपका सजेशन है शिक्षा, और उस सजेशन में कोई इनोवेशन है, तो जो सजेशन में इनोवेशन है उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया, भले ही छोटा सा हो, भले छोटा सा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने विद्यालय में छोटी कक्षाओं में बार बार क्लास में गंदगी, शॉर्पनर, इरेजर, बार बार बच्चे डस्टबिन के लिए बार बार पूछना जाना, क्लासरूम में पेंसिल के जो छिलके हैं वो गिर रहे हैं। एक छोटा सा था कि सभी बच्चे अपने पास एक बॉक्स करें, माई मिनी डस्टबिन, उसका नाम दिया माई मिडबिन, शोभा, नाम हिंदी में दिया शोभा, स्वच्छ भारत अभियान की तरह शोभा। और उस डिब्बे में बच्चे शॉर्पनर को छिलक कर उसमें रख ले रहे हैं, कागज के टुकड़े रख रहे हैं। एक छोटा सा प्लान था, एग्जीक्यूट हुआ, उसका इफेक्ट ये दिखा कि क्लास 3rd, 4th और 5th के बच्चों की क्लास, जब भी कोई आ जाए इंस्पेक्शन करने, वो क्लीन, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, क्योंकि सारी गंदगी उन बच्चों की डिब्बी में है। ये मेरा इनोवेटिव प्रोजेक्ट था। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ। प्राचार्य छोटे छोटे इनोवेटिव प्रोजेक्ट को अपने यहाँ लागू कर सकता है, एग्जीक्यूट करता है, और वो इफेक्टिव होना चाहिए हर क्षेत्र में, उसका ध्यान होना चाहिए। और खासकर जो आलोचनात्मक चिंतन है, अपनी विद्यालय की आलोचना से प्रिंसिपल को घबराना नहीं चाहिए। अक्सर इस जो मीटिंग होती है, लास्ट डे वर्किंग मीटिंग होती है, या कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें प्रिंसिपल आलोचनाओं से बचते हैं, पर क्रिटिसिज्म को मौका देना चाहिए, जिससे समझ में आए वास्तविक स्थिति क्या है, और वास्तविक स्थिति में सुधार। भागेंगे तो स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम क्या है कि जो भी आलोचनाएं हो रही हैं उन पर समीक्षा करे, आपस में बातचीत करे, स्वयं निर्णय ले। क्लियर इट? पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। मनीष सर ने एक एग्जाम्पल बताया है, तो मेरे स्कूल में बच्चों का जब लंच टाइम होता है तो वो व्यवस्था मैंने मतलब यहाँ पर देखी, और मुझे उसका जो सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो बहुत मुझे प्रभावशील लगा है। केवी नंबर 3 झांसी में मतलब टीचर्स की भी ड्यूटी लगाई जाती है, इवन बच्चों को भी काफी उसमें सहयोग लेते हैं। 20 मिनट का जो टाइम होता है, 30 मिनट का रिसेस का टाइम होता है, 20 मिनट बच्चे पर बाहर खाना खाते हैं, जो भी उनके पॉलिथीन वगैरह वो डब्बे में अपने डालते हैं जहाँ भी उनका डस्टबिन है। और जब आखिरी का 7-10 मिनट बचता है तो बेल बज जाती है, वो बच्चे लाइन बना करके रूम के अंदर जाते हैं, टीचर भी उनको सहयोग करते हैं, और बच्चों की भी उसमें ड्यूटी लगाई गई है। तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड होता हुआ देखा है। अदरवाइज ड्यूटी तो सब लोगों की लगी जाती है रिसेस टाइम में, आप देख लीजिएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी 100% सुचारू रूप से हो रहा है। धन्यवाद पंकज सर, धन्यवाद पंकज सर। इस तरह के एग्जाम्पल आप सबके पास हैं, और एग्जाम्पल आप अपने मन में बना भी सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आप विद्यालयों से लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिव अगर प्रैक्टिशनर है तो वो अपने पास इस तरह के जो भी सुझाव आ रहे हैं ये तुरंत नेग्लेक्ट कर, अरे नहीं हो पाएगा इसमें, अरे बहुत टाइम लगेगा, अरे कहाँ कर पाएंगे बच्चे, इस तरह का प्रिंसिपल का व्यू नहीं होना चाहिए। एक अच्छे प्रबंधकीय, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनका वेलकम करे। अब ये मैं बात करना चाहता हूँ की कैरेक्टरिस्टिक्स, सर अभी ऊपर ही रखने लगी, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने समराइज कर दिया है, उसी को की कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा गया है कि क्रिटिकली एनालिसिस ऑन डिसीजंस एंड देयर आउटकम्स। उसको अच्छी तरीके से क्रिटिकली एनालिसिस करे, स्टेप बाय स्टेप, तभी वो अच्छा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कहला जा सकता है। सीक फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट, तीनों से फीडबैक ले, समझे। ये नहीं कि मैंने प्लान बना दिया, अब ये मैंने प्लान बना दिया और सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं कोई गलतियां नहीं, नहीं नहीं, फीडबैक लेना है। आपकी हर योजना सफल नहीं हो सकती, आपके दृष्टिकोण में सफल हो सकती है, पर जो एग्जीक्यूट कर रहा है, यही कारण है कि बहुत बड़े एसी कमरों में बैठ के एक गांव की, एक स्कूल के लिए नियम बना दिया जाते हैं, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने वाला कौन, एक टीचर है, उसको समझ में आता है कि तमाम तरह की अपार आईडी, समागम पोर्टल, इन पर काम करने में रियल प्रॉब्लम कौन सी फेस करने है। एग्जीक्यूट करने वाले से फीडबैक लीजिए, पूछिए उससे कि वाकई में किन चीजों की जरूरत है, नवाचार स्कूल में क्या जरूरत है, संसाधन की क्या जरूरत है, नए नियमों की क्या जरूरत है। एनईपी में जब सजेशंस लिया गया था, जब एनईपी का ड्राफ्ट बन रहा था, तो जो चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन, उन्होंने
ब्लॉक लेवल से, स्कूल लेवल से सबसे ओपन सजेशन मांगा था, इसलिए ताकि सही फीडबैक मिले। सही फीडबैक का वेलकम होना चाहिए। फिर मेंटेन द रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड लॉग्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप लेखों के माध्यम से भी इन सभी को मेंटेन करना कि कोई स्कूल में सजेशन दे रहा है, रिफ्लेक्टिव कोई वर्क है उसको कहीं राइट डाउन करना, अपने स्कूल की वेबसाइट पे डालना ताकि दूसरे लोग भी सब सीख सकें। encourage teachers to observe and critique each other's lesson, अपने लेसन्स पर, अपने चैप्टर पर, अपने प्लान पर, अपने एक्शन पर उसको खुद क्रिटिक लिखने के लिए इंकरेज करें। यानी आप मत क्रिटिक करिए। कभी कभी क्या होता है, मैं कहूं कि देवांगन सर आप में ये कमियां हैं, ममता मैडम आप में ये कमियां हैं, पंकज सर आपको थोड़ा ऐसे करने, इसकी जगह आप पंकज सर से या और उसी टीचर से पूछ सकते हैं, अच्छा इस लेसन प्लान को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, आपका क्या सजेशन, कुछ नई चीजें ढूंढ के लाइए, बताइए जिससे और इसको, ताकि हम अन्य टीचरों को बताएं। तो वो इसको अपना ये नहीं समझेगा अपनी कमियां, वो सजेशन समझ के तुरंत ढूंढ के लाएगा और अपने में भी बदलाव लाएगा और दूसरे में भी लाएगा। रेगुलर रिव्यू स्कूल डेटा एंड एडजस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग, हर तरह के डेटा आपको, रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हर तरह के कोने में, एकेडमिक है, को करिकुलम है, सीएलए है, फिर सफाई है, स्वच्छता है, स्कूल का रेपुटेशन बाहर कैसा है, स्कूल के बारे में लोग बाहर क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, ये सभी चीजों का रिव्यू आपको बार बार करना है। उसके बारे में आपको एक डेटा सेंटर बनाना होगा, फीडबैक फॉर्म बनाना पड़ेगा और इसको बार बार इस पर एनालिसिस करनी पड़ेगी। फिर मॉडल्स इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटी, एक्नॉलेज मिस्टेक एंड ओपनली, अगर लगता है कि कोई कमियां हैं या कोई गलती हुई है तो तुरंत उसको एक्नॉलेज करिए, चाहे वो सोशली या स्कूल में। ये नहीं कि हम प्रिंसिपल हैं या हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं कैसे अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप डायरेक्ट स्कूल के लीडर हैं, स्कूल का एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्कूल को उस फ्रेम में ले जा रहे हैं जिसमें स्कूल से गलती हुई है। और स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों से गलतियां होती हैं, तुरंत उसका लीडर, प्रिंसिपल, उसको फ्रेम में लाया जाता है, वो तुरंत स्वीकार करने के लिए कि इट इज अ रेपुटेशन ऑफ स्कूल एंड रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक दैट एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इन द फ्रेम ऑफ प्रिंसिपल, इतना टॉपिक क्लियर है, इतना काफी है आपको समझने के लिए कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का सबसे बड़ा क्या काम होता है कि वो समीक्षा करे, चिंतन करे, काम करता रहे, चिंतन भी करे। क्लियर इट। अब आते हैं हम टीम बिल्डर। नेक्स्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको कंप्लीट करके उसके बाद मैं डिस्कशन कर लूंगा। टीम बिल्डर का क्या काम है? टीम बिल्डर एक अच्छा टीम बिल्डर क्या काम करेगा भाई? अपनी एक टीम बनाएगा, टीम एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेगा, पर इस तरीके से वो टीम ना डिवाइड कर दे कि टीम में एक दूसरे में सहयोगी ना हो। एक टीम में लीडर ऐसा रख दिया और उसके साथ को सहयोगी रखे वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे से पूरा एंटी हैं। तो टीम बिल्डिंग में ये भी ध्यान देना है। फिर प्रिंसिपल, इसका रोल सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि सहयोगात्मक संस्कृति, यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करे, को जरूरत पड़े तो वो एकदम आगे बढ़ के इनिशिएट करके ये ना देखें अरे वो तुम तो इंचार्ज हो, मैं इंचार्ज नहीं हूं, इस तरह का रोल नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप टीम को डिसाइड करें तो उसमें उनके बीच में एक सहयोगात्मक कल्चर डेवलप करें और सबको इंपॉर्टेंस मिले, इसका ध्यान देखें। टीम बिल्डर का काम क्या है कि सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटे पद पर है या बड़े पद पर है, किसी को आप अच्छा मानते हैं, किसी की क्वालिफिकेशन ज्यादा है, इस वजह से आप सबको आप रोल दीजिए और सबको इंपॉर्टेंस दीजिए कि हाँ आपका भी इंपॉर्टेंस है, आपका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके छोटे से रोल को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बता दीजिए कि अगर आपको सैनिटेशन का इंचार्ज बनाया गया है विद्यालय में, तो एक विद्यालय कितना भी अच्छा हो प्रिंसिपल का कमरा, पर विद्यालय की स्वच्छता में अगर थोड़ी सी भी कमी है तो पूरे विद्यालय के इंस्पेक्शन को इफेक्ट करता है। तो टीच यूज ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई। यस, वेरी गुड, ये मैनेजमेंट का कीवर्ड्स है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक सफाई स्वच्छता का भी इंचार्ज कोई है तो उसके रोल को इंपॉर्टेंस को बताइए कि तुमसे ही इस विद्यालय की रौनक है। क्लासरूम में कौन क्या पढ़ा रहा है जिसको नहीं देखता है एक पेरेंट्स, इन
इन एट अ ग्लांस, एक व्यू में आते ही आपके विद्यालय की स्वच्छता अगर बहुत साफ सुथरी है, जैसे आप कभी डिफेंस के प्रीमाइज में जाइए, डिफेंस के ऑफिस में जाइए, देखिए कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, एग्जैक्ट क्लीन है, डस्ट भी नहीं होगा, इतना क्लीन होता है, भले अंदर उसका रूल बिहेवियर कैसा हो, इट्स नॉट मैटर नहीं करता, पर स्वच्छता। तो आप एज अ टीम बिल्डर आपने जो रोल दिया है जिसको, उसके इंपॉर्टेंस को समझाइए। वो ये ना सोचे अरे यार सबको तो ये इंचार्ज बना दिया है और मुझे ये इंचार्ज बना दिया है। तो ये काम है टीम लीडर का। फिर क्या है, जब आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लीडरशिप का जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें आपके सिलेक्शन, मोटिवेशन, रोल आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज का आप उसको लीडरशिप दे रहे हैं, तो पहले तो आप उसको प्री जज करिए कि उस रोल में सेट बैठ रहा। तो चूंकि आपके पास रिसोर्सेस सीमित हैं, तो जो है तो उसको जब आप कोई नेतृत्व का काम दे रहे हैं, कोई लीडरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो समन्वय अच्छा होना चाहिए और जजमेंटल अच्छा, जज आप सही तरीके से जज करके दें। उसके बाद आपको पता है कभी कभी हम किसी को टीम लीडर में किसी को ऐसा काम देते हैं जो उसके मन का नहीं होता है, या बड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है उसके मन में, तो आपको समाधान भी करना है। तुरंत उसके समस्या को नहीं ठीक है आप नहीं कर पा रहे दूसरे को दे दीजिए, नहीं। एज अ टीम बिल्डर आपका काम भी है ना ट्रेन करना। आपको अगर वो सीसीए इंचार्ज या कुछ डिसिप्लिन इंचार्ज के रोल में अपने आप को फिट नहीं कर रहा है, तो आपका काम है उसको मोटिवेट करना, ठीक है। एक चीज होती है जो आपका सोचने का तरीका बदल दे, और एक चीज होती है जो आपका एक्शन बदल दे। कभी हम किसी चीज से मोटिवेट होते हैं, तो ज्यादा हमारा क्या होता है कि हमारा सोच, विचारधारा और एक्शन बदलना चाहिए। तो प्रिंसिपल का काम भी यही है कि उसको पहली बार में तुरंत उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं ठीक है आपको नहीं चार्ज देते हैं, किसी और को देते हैं। आपको क्या है उसको कन्विंस करना है कि नहीं आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप प्रिंसिपल के रूप में एक अच्छा कन्विंसर होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति को जब आप काम देते हैं और वो काम करने लगता है, उसके बाद आपके मुंह से एक वाव आता है, अरे यार मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था ये भी ऐसा काम कर लेगा। क्योंकि ऋग्वेद में और बहुत जगह कहा गया है कि एवरी हर्ब, एक अकेली घास में भी ना मेडिसिन बनने की क्षमता है, हर एक अक्षर में मंत्र बनने की क्षमता है, और हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत क्षमता है। ईश्वर ने दे के भेजा है, उसको अवसर दीजिए। तो टीम बिल्डर का काम एक ये है कि जो हम उसको लीडरशिप दे रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका समाधान हो, और कर्मचारियों के बीच में विश्वास बना रहे आपस में भी, और उस लीडरशिप के प्रति भी ये विश्वास बना रहे। तो एक टीम बिल्डर के रूप में प्रिंसिपल का काम यही है कि जब हम कार्यों का निर्धारण करें तो सबको इंपॉर्टेंस मिले, और सहयोगात्मक दृष्टिकोण हो, डिस्ट्रीब्यूशन, लीडरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो, कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हो, और कर्मचारियों के बीच में अच्छा विश्वास पैदा हो सके। एक एज ए टीम लीडर का काम है। टीम लीडर में स्ट्रेटेजी दिया है कंडक्टिंग कोलैबोरेटिव प्लानिंग सेशन, यानी किसी भी काम को एक व्यक्ति को मत दे दीजिए, कोलैबोरेटिव दीजिए। और रिस्पॉन्स ऐसा भी नहीं हो कि टीम मिलके काम की और आपने सिर्फ इंचार्ज को उसका सारा क्रेडिट दे दिया, नहीं। कभी आप अपनी भी अगर किसी चीज को अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका कोई बेनिफिट आपको लेना है, तो आपको कोलैबोरेटिव बोल के लेना है, अकेले नहीं लेना है। और प्रिंसिपल कोई काम अकेले नहीं करता। स्कूल में कोई भी काम इंडिविजुअल, छोटे छोटे काम, सब्जेक्ट वाले काम इंडिविजुअल हो सकते हैं, पर जो ओवरऑल स्कूल की परफॉर्मेंस डिसाइड कर रहा है वो कोलैबोरेटिव है। तो कोलैबोरेटिव सेशन में ये चर्चा करें कि मिलकर आपने भी अच्छा काम किया, आपका सहयोग था। यस, सेलिब्रेटिंग टीम अचीवमेंट, अगर किसी भी टीम का कोई अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। प्रमोटिंग पीयर मेंटर, जो आपके छोटे छोटे लोग सहयोगी दल हैं उनको प्रमोट करना है कि आप भी आगे बढ़ के काम करिए। एस्टेब्लिश क्लियर शेयर गोल्स एंड क्रिएट स्ट्रक्चर एंड टीचर कोलैबोरेशन, क्लियर इट बता दीजिए कि ये काम आपके बिना सहयोग के नहीं होगा, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये आपका कोलैबोरेशन है, तभी हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे।
आई थिंक दैट इतना काफी है टीम बिल्डर के रूप में प्रिंसिपल का। फिर आप आगे चलते हैं, इनिशिएटर क्या है भाई? इनिशिएट, अगर आप आइस ब्रेकिंग नहीं करते हैं, सबसे पहले कोई काम करने के लिए नहीं सोचते हैं, या आप ही प्रिंसिपल के रूप में आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें नहीं आती हैं कि आपको इनिशिएटिव करना, जो ढर्रे पे चल रहा है परंपरागत तरीके से, रहने दो यार, छोड़ दो, क्या करेंगे, इस तरीके से निगेटिव। कभी कभी क्या होता है, आपके पास टीचर आते हैं आइडियाज लेकर के, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, खुद नहीं ले रहे हो, तो टीचर भी नहीं लेगा। जब प्रिंसिपल इनिशिएटिव नहीं लेगा तो टीचर क्या ही लेगा। इसी तरीके से प्रिंसिपल जहां इनिशिएटिव खूब लेता है, आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेता है, उसके पीछे वाला जो जितने भी टीम सपोर्टर्स हैं वो खुद ही उसकी इनिशिएटिव को देख के इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक इस इनिशिएटर का काम क्या है कि पहल लेना, और पहल कैसे? साकार पॉजिटिव चेंज के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए इनिशिएशन लेना, और बाहरी दिशा किसी गाइडलाइन का वेट नहीं करेंगे, किसी बाहरी निर्देश का वेट नहीं करेंगे, खुद से उसके आने से पहले, जैसे हम बाहर कोई भी स्कूल में आयोजन है, हमें पता है कि स्कूल में ये काम होना ही है, ये एक्टिविटी करानी है, तो हम वेट नहीं करेंगे कि कोई गाइडलाइन आए। अक्सर होता है कोई गाइडलाइन नहीं आए, कोई डायरेक्शन नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, छोड़ दो। अब आपने इस चीज को छोड़ा, पर इसका इफेक्ट अगले प्रोग्राम पे होगा, ये क्लियर इट, ये मनोस्वभाव है। इसलिए आप पहले से चैतन्य हैं अगर एक टीम लीडर के रूप में कि इस समय जो है नवंबर का महीना चल रहा है, चिल्ड्रंस डे आने वाला है, हम वेट नहीं करेंगे लेटर का, हम एक गाइडलाइन जारी कर देंगे और पूछ लेंगे, पहले ही चर्चा कर लेंगे, जैसे आपने अपने टीचर से चर्चा की कि बताइए साइंस डे आने वाला है, क्या आप लोगों के पास कुछ आइडिया है? डोंट वेट फॉर लेटर एंड डायरेक्शन फॉर एक्सटर्नल, कोई बाहर से लेटर आए, आप इनिशिएटिव लीजिए, देखिए एग्जीक्यूटिव होने में टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा डायरेक्शन देने के लिए टीचर अपने अपने रिसोर्सेज से लग जाएंगे, उसी में से कोई टीचर निकाल के आपको पहले ही लेटर देगा, सर लेटर आ चुका है, शायद स्कूल में नहीं आया। क्लियर इट? अच्छी बात समझ में आई? यस सर, गो अहेड। यस सर। ठीक है, उसके बाद समस्याएं आने, सर अभी उसी पे रहिए, इनिशिएटर्स पे रहिए, क्योंकि इनिशिएटर्स के रूप में एक प्रिंसिपल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उसको जज कर लें, प्री जज कर लें कि ये प्रॉब्लम तो आने वाली है, उससे पहले ही उसे पहचान लेने का जो क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर होना चाहिए एज अ इनिशिएटर। फिर उसके बाद नए थॉट्स को फॉर्म करने के लिए खुद और दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इनोवेशन अगर कोई लेके आ रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करिए, अगर ज्यादा पैसा लग रहा है तो उसको थोड़े से कम फंड में, कम तरीके से कोशिश करिए कि इसको कोई भी इनोवेशन आए तो स्कूल में एग्जीक्यूट हो। क्यों? क्योंकि विद्यालय की जो परिस्थितियां उनमें चेंज लाने के लिए हमेशा एक इनिशिएटर के रूप में प्रिंसिपल को काम करते रहना चाहिए। क्लियर इट? क्लियर इट? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट अब आती है कोच। वीना मैम कुछ कह रही जी सर। नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब कोच देखिए, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक एक टॉपिक पे बहुत हो जाएगा, पर जितना जरूरी है समझना आपके प्रोस्पेक्टिव से, उतने ही इसमें सर ने तो 20-20 पेज के कंटेंट्स खोजे थे इधर उधर से, प्रबंधन से, मैनेजमेंट की बुक से और कहां की चीजों से, एडमिनिस्ट्रेशन की बुक से, पर उसको कंपैक्ट करते 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 इतनी चीजें निकल के आई कि बस कोर चीजें आपको मिल जाएं। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग एक ऐसा मार्गदर्शन, डायरेक्शन जो स्ट्रक्चरल हो, स्ट्रक्चरल जो गाइडिंग है, वो कोच का काम है। वो क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है। उसका काम क्या है? कोच का काम क्या है? ऑब्जर्वेशन करना, उस पर प्रतिक्रिया देना, रिफ्लेक्शन उस पर देना। और कोई भी प्रिंसिपल के रूप में कोच का काम है कि किसी टीचर के अंदर कोई स्पेसिफिक स्किल है, कोई स्पेशल स्किल है, उसको प्रेजेंट करने और उसमें सुधार करने के लिए कोच डायरेक्शन दे। उसको पता है कि एक टीचर है जिसके अंदर बहुत अच्छा ऐसे स्किल है कि वो बच्चों को टूर करा सकता है, गाइड बन के अच्छी तरीके से जा सकता है, पर वो क्या है ना, वो बहुत गुस्सा वाला है, वो बहुत गुस्सा करने लगता है, बच्चों पर हाथ उठा देता है। तो इसका मतलब नहीं कि उसको अपॉर्चुनिटी मत दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए विद द, अब आपका रोल शुरू होता है
कोच की तरह कि देखिए सर आप बहुत अच्छे गाइड हैं, आपने पिछली बार ताजमहल घुमाने गए थे बच्चों को और बहुत अच्छी तरीके से घुमाया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता है बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है, आपको ज्यादा बोलना पड़ता है, आप एक छोटा सा माइक अपने साथ रखिए, जब कभी कहीं विजिट करने जाइए धीमे बोलिए, आप अपने आप को कूल रखिए ताकि आपसे इस तरह की कोई गलतियां सामाजिक रूप से न हो पाए, विद्यालय में भी न हो पाए, क्योंकि मैं आपसे अच्छा गाइड आप मुझको नहीं मिलेगा, मुझे पता है, मैं किसी और को भी भेज सकता हूं। तो जैसे ही आप इसको ऐसी कोचिंग देंगे तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो अपने आप, अब आप बोलेंगे पिछली बार आप गाइड बन के गए थे बच्चों को बहुत मारा, इस बार मत करिएगा ऐसा। अब आपने यहाँ कोच की भूमिका नहीं अपनाई, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उसको एकदम उस पर हावी हो गए। तो एक कोच के रूप में आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है, टीचर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक स्किल है तो उसमें कोई कमियां है तो उसमें सुधार के मौके देने हैं। जो कोच का काम होता है ना वो अल्पकालिक, बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। और वो क्या होता है, जो प्रदर्शन केंद्रित कोच का जो काम होता है, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो एक्शन है, एक्शन सेंट्रलाइज होता है, जो एक्शन हो रहा है उस पर कोचिंग देने का काम है। कोचिंग साइकिल में जैसे ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्ट है, गोल सेट है, प्रैक्टिस है, फीडबैक है और इंप्रूव। द प्रिंसिपल ऑब्जर्व द क्लासरूम टीचिंग, डिस्कस फाइंडिंग्स विद द टीचर एंड कोलैबोरेटरी सेट इंप्रूवमेंट्स गोल। तो मिलजुल करके इस साइकिल को अपनाता है और उसके गोल को अचीव करने में मदद करता है एज अ कोच। ये बहुत शॉर्ट टर्म में होता है और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन सेंटर, मतलब उस किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उस पर सेंट्रलाइज होता है। कोच का काम बहुत छोटा, एज अ प्रिंसिपल कोच का काम, मैं सिर्फ कोच की बात नहीं कर रहा हूं, प्रिंसिपल इन द फ्रेम ऑफ कोच, प्रिंसिपल इन द फ्रेम ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, प्रिंसिपल इन द फ्रेम ऑफ इनिशिएटर। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रिंसिपल इन द फ्रेम ऑफ मेंटर। थोड़ा सा मेंटर और कोच आसपास हैं, इसीलिए दोनों का डिफरेंस हमने बाद में चार्ट के माध्यम से बता दिया। पहले मेंटर को समझ लिए। मेंटरशिप क्या होता है, एक होता है मेंटर और एक होता है मेंटी, मेंटर और एक मेंटी। तो मेंटरशिप जो होता है ये लंबे समय तक होता है, कोच क्या होता है बहुत शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। जो कोचिंग का काम होता है वो किस पर होता है, प्रदर्शन केंद्रित होता है, पर मेंटर का काम क्या होता है, नॉलेज बेस्ड, ज्ञान आधारित प्रदर्शन, यानी ज्ञान आधारित मार्गदर्शन, ठीक है। इसको थोड़ी अधिक समझ पाएंगे। जैसे विद्यालय में काफी अनुभवी शिक्षक हैं, देवांगन सर हैं, पंकज सर हैं, आरपी सर हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, और इनके बाद इनके साथ आने वाले जो सहयोगी हैं वो कम अनुभवी हैं। तो अनुभवी जो व्यक्ति है अपने अनुभव को जो उनसे कम अनुभवी व्यक्ति है उनको, यानी मेंटर क्या है जो ज्यादा अनुभवी है, मेंटी क्या है जो कम अनुभवी है। तो अधिक अनुभवी व्यक्ति से उसका अनुभव कम अनुभवी व्यक्ति तक जाना, ये मेंटरशिप, रोल ऑफ प्रिंसिपल इन अ मेंटरशिप। मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे प्रिंसिपल है तो निश्चित बात है कि प्रिंसिपल जो है, जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उनसे ज्यादा अनुभवी होगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है प्रिंसिपल से भी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति उस विद्यालय में है। अनुभव और ज्ञान दोनों का समायोजन, ठीक है। सिर्फ कोई पद जो है छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे पदों के पास भी बड़ा अनुभव होता है, छोटे पद वाले के पास भी बड़ी ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है। कभी कभी जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, देखिए मेरा शिक्षण के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव है, शिक्षण के क्षेत्र में, जिसमें स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज इन दोनों का अनुभव है। लेकिन मैं जिन लोगों के साथ काम किया है उनका भी अनुभव मेरे साथ जुड़ा है, 30 40 वर्षों का अनुभव, प्रोफेसर, उन सभी के साथ, आप जैसे शिक्षकों के साथ काम करने का और डिस्कशन करने का मौका मिलता है। तो ये जो अनुभव है वो भी तो मेरे एक्सपीरियंस में जुटेगा, और इन्हीं अनुभवों से लेकर के मैं अपने आने वाले जो भी लोग हैं, कम अनुभवी लोग हैं, उनको मेंटरशिप बनकर के उनको अनुभव दूंगा। और कारण क्या है, अनुभव एक ऐसी चीज है ना जिसमें रिस्क पैटर्न कम हो जाता है। अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं तो रिस्क वाला पार्ट है वो थोड़ा कम होता है। अगर आप कहते हैं नहीं मैं खुद जलूंगा तभी सीखूंगा, जबकि आप इस स्टेज में आ गए हैं कि जलने का मतलब समझते हैं। आप बच्चों वाली स्टेज में नहीं है कि नहीं मैं जलने का मतलब नहीं समझता हूं, मैं जलूंगा तभी समझूंगा।
अब आप इस स्टेज में आ गए हैं जहां जलने का मतलब उसकी फीलिंग आप समझ चुके हैं। अब वहां पे जब आपको इस प्रकार का अनुभव हो रहा है तो नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि वो अब टाइम का नुकसान होगा और आपका भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। आगे चलें हम। Yes, sir. आगे हम चलते हैं। अब हम थोड़े से बेसिक पार्ट में एक कोच और मेंटर के डिफिनीशन को समझते हैं कि कोच का काम क्या है। एज अ प्रिंसिपल, मैं बार बार फिर बात कर रहा हूं, एज अ फ्रेम ऑफ प्रिंसिपल जो है कोच के रूप में क्या करेगा, शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप है। वो बार बार आपको बता देगा छोड़ देगा, बता देगा छोड़ देगा। आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा मत करो। आप ग्राउंड में देखते हो कोच का काम क्या करता है, बेटा ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं, बार बार नहीं करेगा। वो एक बार आपको बता दिया है, थोड़े थोड़े समय में बताएगा, डायरेक्ट नहीं बताएगा। मेंटर क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि आपने आज जो अनुभव शेयर किया है वो 100% नहीं गया उसके पास, वो फिर आएगा आपके पास, फिर आएगा। जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा वो बार बार आएगा, सर अब क्या करें, एक बार आप बताए थे फिर मैं भूल गया। एक बार आपने अपना अनुभव किसी से शेयर किया तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है अपने अनुभव को, तब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप बना के रखेगा। परफॉर्मेंस और स्किल पे फोकस करता है कोच या कोचिंग, और मेंटर क्या करता है, कैरियर एंड पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। बहुत सारे अनुभवी लोग कहते हैं, अरे मनीष सर आप क्यों नहीं इसके लिए ट्राई करते हैं, देवांगन सर आप क्यों नहीं इसके लिए ट्राई करते हैं, करिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, बोलते हैं अरे इसमें कुछ नहीं रखता, आपके पास तो ये क्वालिटी, आपके पास वो क्वालिटी है। वो अपने अनुभव से कहते हैं, हमको नहीं लगता अरे यार चलो क्या कह रहे होंगे। फिर जब जब 10 साल गुजर जाता है, 15 साल गुजर जाता है, तब लगता है यार उसकी बात तो सही थी, मान लेता। क्यों? क्योंकि जो अनुभवों की गठरी है ना, उस देखने में छोटी लगती है पर उसमें बहुत कुछ ठूस ठूस के भरा है। उसको एनालिसिस करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर जो कोच होता है वो स्ट्रक्चर्ड एंड गोल ड्राइवन होता है, उसका कोई लक्ष्य निर्धारण होता है और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। मेंटर होता है फ्लेक्सिबल होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। आप जैसा चाहोगे वो उस हिसाब से आपको अपने अनुभव का निकाल के दे देगा। जैसे एक बार कहा गया है कि विनर्स कैन नॉट बीट बट डिफीटर कैन विन, विनर्स कैन नॉट विन बट डिफीटर कैन विन। ये लाइन कहाँ लिखी गई? ये लाइन वहां लिखी गई है जो भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति जो एसएसबी इंटरव्यू में फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर, जहां से वो फेल हो गया, अब्दुल कलाम जी, वो वहां से फेल हो गया। और फेल होने के बाद जिस गेट से निकला वहां लिखा कि विनर्स कैन नॉट बी डिफीटर कैन विन, मतलब पास जीता हुआ व्यक्ति दोबारा उसके बाद जीतने के अवसर नहीं आते हैं, वो नया अवसर आएगा, वो वाला अवसर नहीं आया। पर डिफीटर कैन विन मतलब आपके पास वो अनुभव है कि क्या क्या, कोई ये नहीं बता सकता कि क्या क्या करोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन ये जरूर बता सकता है बेटा अगर ये नहीं किए, ये नहीं पढ़े तो फेल हो जाओगे। मैं भी उस एसएसबी बोर्ड से 2004 में फेल हो चुका हूँ, पीएबीटी क्वालिफाई होने के बाद भी, ठीक है। पर एग्जाम्पल क्यों मैंने दिया कि वो लाइव एग्जाम्पल मैंने सुना भी था और देखा भी कि डिफीटर कैन विन, वो हारा और कहाँ विन किया एज ए राष्ट्रपति, डिफीटर था एसएसबी बोर्ड का, पर वो विन हुआ पूरे तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अनुभव आप शेयर करते हैं तो बहुत ये फ्लेक्सिबल होता है और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ताकि आप जिस तरह का अनुभव लेना चाहते हो वो बता देगा। हर तरह का अनुभव होता है, आप उससे लेना तो चाहो, कोशिश तो करो। तो प्रिंसिपल के रोल में एज अ मेंटर या मेंटरशिप को प्रिंसिपल अपने विद्यालय में बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, अनुभवी लोगों को, ज्यादा अनुभवी लोगों को कम अनुभवी लोगों के साथ शेयरिंग कराए, उनकी बातों को उनका लीडर बना दे, ताकि वो एक स्टेयर के रूप में नीचे, जैसे आपने निस्यंदन सिद्धांत पढ़ा होगा, फिल्टरेशन थ्योरी आपने पढ़ा एजुकेशन में। निस्यंदन सिद्धांत क्या है कि शिक्षा उच्च वर्गों को दीजिए, अच्छे लोगों को छनते 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 निम्न लोगों तक पहुंच जाएगी, है कि नहीं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यस सर, वेरी गुड। ये एजुकेशन की बड़ी अच्छी थ्योरी है। तो अनुभव शेयरिंग भी मैकाले ने दिया था। यस, मैकाले। यस सर, हाँ यस सर, मैकाले वर्क्स ऑन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। और मेंटर क्या करता है, गाइड ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी मेंटर का काम क्या है, ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है,
और कोच का क्या काम है, स्पेसिफिक, अगर किसी शिक्षक के अंदर कोई विशिष्ट कोई योग्यता है या स्पेसिफिक कोई कॉम्पिटेंसी है तो उसको बाहर लाने के लिए एज अ कोच का काम करना है और पूरी तरह होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए उसका प्रोफेशनली कोई आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट करना है तो मेंटर का रोल अपनाना है। कैन बी एनी ट्रेंड कॉलिग्स और यूजुअली ए सीनियर। क्लियर इट है। कोच का काम क्या है, कोई भी ट्रेंड व्यक्ति है ट्रेंड कर सकता है, पर जो है मेंटर क्या, मेंटर के रोल में कौन होता है, एक्सपीरियंस हो, सीनियर हो, तभी वो मेंटरशिप को एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं समझता हूं कि कोच और मेंटर में आपने अंतर समझ लिया होगा। आरपी सर, मत हो तो आगे मैं चलूं? जी सर, जी सर। 1 मिनट बस, थोड़ा सा गला सुन। So friend, this was the example given by Sri Manish sir that once APJ Abdul Kalam ji appeared for the NDA examination, he wanted to fly the fighter jet plane, but he was disqualified. But he did not live this dream, rather he lived the dream, and later on, after years, he became the president, and being the president, he was the head of all the 3 armies, Jal Sena, Vayu Sena और थल सेना, तीनों सेना के सेनाध्यक्ष बने और भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्वयं उनको और तीनों सेना के अध्यक्षों ने उनको उस फाइटर प्लेन पे बिठाया और फिर राष्ट्रपति ने, भले इस चीज में 30 साल का समय लगा, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन मेड हिम टू डू द वर्क। दैट एग्जांपल मनीष सर गेव यू एंड दैट सूट्स ब्यूटीफुली हियर। थैंक यू सर। एज अ मेंटर ये निर्धारित नहीं करता कि आप किस पद पर हैं, निर्धारित करता है आपके पास कितना अनुभव है। विद्यालय के जो ऑफिशियली काम हैं, अगर विद्यालय में एक सब स्टाफ है और काफी अनुभवी सब स्टाफ है, आप किसी नए एसएसए, जीएसए, अकाउंट ऑफिसर से ज्यादा उसके पास नॉलेज है, आप चाहिए तो ठीक है, वो सुटेबल पद पर नहीं है, पर जो अनुभव है बहुत बड़ी चीज होता है। अनुभव आप किसी किताब से खरीद के और किसी कोचिंग सेंटर से अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। यही तो खासियत है कि अनुभव किसी भी गुरु को खरीद लेने से, कुछ पेड देने से, कोई पोस्ट पा जाने से नहीं मिलता है। अनुभव के लिए बहुत घिसना पड़ता है। एक पत्थर और एक रस्सी के बीच कटाव को तो आप ले सकते हैं, पर जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे वो रस्सी कितनी घिस रही है, रस्सी कितनी घिस रही है, पत्थर कितना घिस रहा है, दोनों के बीच में वो घर्षण का जो फीलिंग्स है, वो एनर्जी हो रही है, उसको फील करने के लिए किताब काफी नहीं है। मांगीलाल जी, आपको कहना चाह रहे हैं? मांगीलाल सर। सर, ये जो मनीष जी ने अभी बात कही उसका एक सेंटेंस में मैं बता देता हूँ। एक्सपीरियंस इज ए कॉम दैट नेचर गिव्स व्हेन यू आर बाल्ड। ओहो, ग्रेट। अनुभव वो कंघी है तब आपको तब मिलती है जब आप गंजे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी वेल से। चलिए, अब मैं फिर से 5 मिनट के इस थोड़े से अच्छे बातचीत के बाद फिर से अब हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप। अभी जो आपने समझा, आपने जो मनीष जी 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट दोस्तों। ये ले लो अपना दोनों अंडरवियर। ये माइक बंद कर लीजिए मैडम। बाकी तो व्हाइट है सब। ज्योति मैम प्लीज अपने माइक को बंद करिए। यस, ये मैं दोस्तों आपको बता दूं 10 बज चुके हैं। हम प्रयास करेंगे ये पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप पॉइंट नंबर 2 जो है वो, और फिर पॉइंट नंबर 3 vision building, goal setting and school development plan. Till here we have planned today. If we could finish it within next 15 minutes, and then we will go ahead with 10 MCQs only today. Then rest of the thing we will be covering in part 2. And to all the friends, with due respect, I want to, yes, PDF will be sent to you. Sir, ये बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. It will be sent to you. लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ सर, मैं भेजूंगा तो बिना MCQ के भेजूंगा, क्योंकि पूरा भेज दूंगा तो कल MCQ में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे इसके सर। इसीलिए हाँ, रितिका मैडम, सबको हंसी भी आ गई भाई, ठीक है। मैं इसको, ये देख लीजिए, इसमें अंत में MCQ दिए हुए हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि ये सर PDF शेयर करेंगे तो हमको ये भी मिल जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उतना ही शेयर करूंगा जितना आज क्लास में हुआ, या यहाँ तक कि कल की क्लास का भी हम शेयर कर देंगे, ताकि आप थ्योरी पढ़ के आए, हमें आसानी होगी।
दोस्तों ये आपके लिए ही बनाया गया है, तो आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। कल का आपका समय 1 बजे का होगा, दोपहर का, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, ताकि क्रिकेट प्रेमी दोस्त वर्ल्ड कप फाइनल देख सके। उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। ओवर टू यू मनीष जी। हाँ, अभी तक मैंने जो बातें की थी उसमें कुछ चीजें छन करके आपके दिमाग में आई होगी। ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल का रोल जो है, किस तरीके से रोल, वो लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या हैं। अब हम स्कूल लीडरशिप के दृष्टिकोण से एक इफेक्टिव लीडरशिप के को समझने की कोशिश करेंगे कि इफेक्टिव लीडरशिप क्या है। वो तो कैरेक्टरिस्टिक है, पर देखेंगे कि अच्छा लीडरशिप के जो फ्रेम्स हैं वो कैसे हैं। तो 3 तरीके से फ्रेम किया गया है। एक है इंस्ट्रक्शनल, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव। पहले हम लेके चलेंगे कि इंस्ट्रक्शनल जो लीडरशिप क्या है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को समझने के लिए सबसे बात समझ में आता है इंस्ट्रक्शनल, जिसमें एक निर्देशात्मक बात आती है, निर्देशक की बात की भूमिका आती है। इसमें एक थ्योरी है हॉर्लिंगर एंड मर्फी की, उसमें प्राचार्य जो यानी प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल के रिनोवेशन में, सुधार में, इंप्रूवमेंट में सेंटर होता है। कौन होता है? प्रिंसिपल। किसमें? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में जो विद्यालय की सुधारात्मक प्रक्रिया है उसके केंद्र में कौन होता है? प्रिंसिपल। कौन होता है? प्रिंसिपल। चूंकि इंस्ट्रक्शनल है यानी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, तो इंस्ट्रक्शन कौन देगा भाई? प्रिंसिपल ही तो देगा, प्रिंसिपल ही होगा। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सेंटर रोल ऑफ, किसका सेंट्रल रोल है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में? तो प्रिंसिपल का है। क्लियर इट? ये तो समझ में आ गया। जैसे ही मैंने कहा कि प्रिंसिपल का पूरा रोल है, तो आप अब प्रिंसिपल के फ्रेम से समझिए कि प्रिंसिपल का क्या काम आएगा। प्रिंसिपल का काम क्या है स्कूल में कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड हो। क्लियर इट? यानी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में प्रिंसिपल सेंटर फ्रेम में रहेगा और उसका काम होगा कि स्कूल की टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से आउटकम ओरिएंटेड हो, उस पर उसका ध्यान केंद्रित होगा। केंद्र में प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल किस पर केंद्रित होगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के इफेक्टिवनेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशीलता पर उसको क्या ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका ऐसे लीडरशिप का उद्देश्य क्या होता है? ऐसे लीडरशिप का उद्देश्य होता है कि वो शिक्षण की गुणवत्ता को और बढ़ाना, उसकी क्वालिटी है पर उसमें और ज्यादा बढ़ा करके जो अचीवमेंट, स्टूडेंट अचीवमेंट है उसको इंप्रूव करें। तो 3 चीज की पॉइंट ध्यान रखिए कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल किस पर ध्यान केंद्रित करेगा? टीचिंग लर्निंग के इफेक्टिवनेस को, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना अच्छा सुधारा जाए कि बच्चों के अचीवमेंट में बहुत व्यापक रूप से सुधार हो पाए। क्लियर इट? यस सर, गो अहेड। और इसमें किस तरह का अभ्यास होना चाहिए? कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, सहयोगात्मक अभ्यास, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस इसकी सबसे ज्यादा प्लानिंग है जिसको एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद साझा प्रवृत्ति, अगर वो एक दूसरे से चीजों का लेन देन साझा ना करें, रिसोर्सेज का, आइडियाज का, तो इंस्ट्रक्शनल जो है लीडरशिप कमजोर पड़ती है। इसकी को फंक्शनल्स इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की क्या है? डिफाइन एंड कम्युनिकेट द स्कूल्स एकेडमिक मिशन। ये नहीं कि 2-3 लोगों के बीच में प्लान बना लिया। मुझे बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों से पता ही नहीं चलता कि उनके स्कूल का प्लान क्या है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग होती है पेपर्स पे और वो फाइल में चली जाती है, क्योंकि 2-3 लोगों के बीच में बनता है वो प्लान को एक दिन मीटिंग लेकर के पूरे टीचर्स के बीच में एग्जीक्यूट करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि क्लियर ऑब्जेक्टिव हो पूरे साल भर का। पर क्या ऐसा हो पाता है? जहां होता होगा वेरी गुड, होना भी चाहिए, और अच्छे प्रिंसिपल करते भी हैं। पूरे प्लान को, एकेडमिक प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करें, एक्सप्लेन करें, उनकी रोल को डिफाइन करें,
तो एकेडमिक प्लान को कम्युनिकेट नहीं होने से आपका जो इंस्ट्रक्शनल पार्ट है एज अ लीडरशिप प्रिंसिपल का, वो वीक हो जाता है। तो आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करिए, और प्लान बनने से पहले सजेशन मांग लीजिए। 3-4 लोगों को, सीनियर लोगों को बुला करके बैठा लेना तो ठीक है, अच्छी बात है, पर आप क्या करेंगे डेमोक्रेटिक रूप में, लोकतांत्रिक रूप में सभी शिक्षकों से, आप इवन आप अपने कार्यालय के सहकर्मियों से भी आप सुझाव ले करके और पूरे एकेडमिक प्लान को एग्जीक्यूट करें, फ्रेम करें। मैनेज द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, कैरिकुलम, टीचिंग मेथड एंड असेसमेंट, इन सारी चीजों को मैनेज करें। मैनेज करें मतलब आप खुद तत्पर रहें, पता करते रहें, ये नहीं कि वेट करें अरे एग्जामिनेशन इंचार्ज को चार्ज दिया है, उसके पास तो आएगा कि किस तरह से इस बार एग्जाम कराना। नहीं, वेट मत करिए। आपको पता है PT1 शुरू होने वाला है, आपके स्कूल में कुछ नहीं आ रहा, आप खुद लीडरशिप के रूप में आगे बढ़िए और उसका इंस्ट्रक्शनल कहीं ना कहीं से खोज करके टीचर्स को पहले ले आके, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले ब्लूप्रिंट नहीं आना चाहिए, 5 दिन पहले ब्लूप्रिंट नहीं आना चाहिए। ब्लूप्रिंट का डिस्कशन हायर लेवल पे आप आगे बढ़ के खोज के ले आइए। एकेडमिक चीजों को, नई चीजों को, इनोवेशन को पढ़िए। आपको NCF पढ़ना पड़ेगा, कैरिकुलम को समझना पड़ेगा, असेसमेंट की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और तुरंत उसको अपने शिक्षकों के बीच में इंस्ट्रक्शनल के रूप में बात बीच में लास्ट वर्किंग डे के में उनको इंस्ट्रक्शनल के रूप में देना पड़ेगा। ऑब्जर्व क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड फीडबैक। क्लासरूम का जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके फीडबैक को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करिए, स्ट्रक्चर्ड बनाइए। कॉमन फीडबैक देखिए, किस फीडबैक पर क्या क्या चीजें की जानी चाहिए, आप शिक्षकों से उनको अच्छी तरीके से गाइड करिए। फिर प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फोकस ऑन पेडागोजी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हम सभी को पता है हमारा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग करना, और टीचिंग के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, 2 चीजें होनी चाहिए, अस्त्र और शस्त्र। पता है, फेंक करके मारना और हाथ में से पढ़ना। तो हमको पेडागोजी के रूप में सारी चीजें ऐसे मारिए, समझ में आ जाए कि टफ टास्क भी, टफ थॉट्स भी, या टफ जो कोई नॉलेज है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़ा कठिन है, वो भी इजी तरीके से समझ जाए, ये पेडागोजी कर सकती है। किसी भी कठिन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए आपका ज्ञान तो होना जरूरी है, पर उसको डिलीवर करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से आपको आप तक इजी वे में ले जाने के लिए, समझाने के लिए पेडागोजिकल, जो नए इनोवेटिव पेडागोजिकल अप्रोच आ रहे हैं उनको समझना जाना। तो आप विद्यालय में उसको प्रमोट करिए। ये नहीं कि जो पुरानी चीजें आ रही हैं कोई नया तरीके से, अब सर अभी उसी पर रहने दीजिए। अगर कोई शिक्षक PPT बना के पढ़ा रहा है तो इसको ये मत कहिए अरे तुम ब्लैक बोर्ड पे लिखते ही नहीं हो कुछ। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्यों भाई, नई टेक्नोलॉजी है, उससे आगे चीजें बढ़ के चली गई हैं। आप उसको, उसकी ये मत समझिए कि वो काम चोरी कर रहा है, उसने PPT बनाने की कोशिश की होगी, भाई से कहीं से कॉपी किया होगा, पर उसके अंदर एक ICT बेस्ड एक्टिविटीज तो डेवलप की है। आप उसके इनोवेशन को प्रमोट करिए, क्योंकि और उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये नहीं कि तुम ये बन करके क्या करोगे, उसको डिमोट मत करिए, उसको अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरीके से जो भी, अच्छा उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दीजिए। आप क्लास में आके कह सकते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आए हैं, मैंने देखे हैं कर्मयोगी के, जैसे आज ही का वाक्य है कि हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया ने क्या कहते हैं, कर्मयोगी के 1-2 वीडियोस को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर आप देखिए, समझिए, तो ऐसा लगा टीचर्स को सुनने के बाद कि जब हमारा मेंटर, हमारा प्रिंसिपल इतना डीपली इस कोर्स को समझ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है, अब वो जब डिलीवर कर रहा है टीचर्स को, तो टीचर भी उस कोर्स को उसी तरीके से लेगा, क्योंकि उसका मेंटर ने उसके इंपॉर्टेंस को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट बताया कि जब कभी प्रिंसिपल बनेंगे, कभी आप बनेंगे, तो ये सारी चीजें जरूरत होंगी, और बहुत अच्छा कोर्स है। तो मेरे कहने का मतलब है, एज अ इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, आप कोई भी ऐसी चीज प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरे तक शेयर करिए। 4th पॉइंट मिसिंग, टीचिंग लर्निंग आउटकम के साथ जो है, जो नई कैरिकुलम और इवैल्यूएशन की चीजें आ रही हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। जैसे अभी HPC आ गया, असेसमेंट के 360 डिग्री असेसमेंट आ गया। अब उसमें कोऑर्डिनेशन क्या है, HPC कार्ड की ट्रेनिंग नहीं है, किसी को रूब्रिक्स के बारे में पता नहीं है, नया कैरिकुलम आ गया है, उसमें इवैल्यूएशन सिस्टम नया आ गया है, इसको किस तरह से कोऑर्डिनेट, तो आप एग्जामिनेशन इंचार्ज को ले लीजिए,
कोई अच्छा पेडागोजिकल अप्रोच को इस विषय को समझता है, या बाहर से कोई एक्सपर्ट को ले लीजिए, इनके बीच में उनसे आप गाइडलाइन लेकर के, कोई जरूरी नहीं व्हाट्सएप कराइए, उनसे आप सारी चीजों को लेकर के और एक इंस्ट्रक्शनल फ्रेम में दे दीजिए। क्लियर इट? यस सर। ये टॉपिक इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का रोल समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है सर अगर हम एक बात इसको एक इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को एक सेंटर पॉइंट में रखें, सेंटर में कौन होता है? फटाफट बोलिए, इसके सेंटर में क्या होता है? बस प्रिंसिपल का सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल किन चीजों पे केंद्रित करता है अपने आप को? Teaching, learning, and outcomes. प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस और क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने के लिए। in reference to learning outcomes and objective of aims of education at broader form, बड़े फॉर्म में पूरे भारत की शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि इनहेंस द क्वालिटी को इनहेंस करके किसके? बच्चे के अचीवमेंट को और ज्यादा इंप्रूव करना, क्वालिटी को इनहेंस करके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को और ऊपर ले जाना। क्लियर इट? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप को अभी थोड़ी देर पहले मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया था, काम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया था, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी उसी के फ्रेम में है। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण, यानी सारी चीजें एक ही जगह केंद्रित मत कर दो, सब कुछ जो है किसी एक शिक्षक के हाथ में मत दे दो। ठीक है, उसको इस तरीके से बांटो कि सहयोगी अभ्यास की प्रवृत्ति या साझा प्रवृत्ति बनी रहे। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब सिंपल यही बात है कि अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप के रोल में अगर अपने आप को फ्रेम कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। साझेदारी होनी चाहिए। साझेदारी किसमें? अभ्यास में साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है ना? इसके की पॉइंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इज नॉट मेयर diligence, it is the genuine sharing of the leadership function based on expertise, trust and collaborative goal setting. डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको बताया गया कि इसमें एचओडीज होते हैं, उनकी कमेटियां होती हैं, फिर उसमें लीडरशिप होता है। यानी आपने अगर विद्यालय में सीएलए, जो कि सीसीए अब सीएलए हो गया है, सीएलए का फुल फॉर्म कोई बताएगा? क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज। पहले क्या था? सीसीए, को-करिकुलर एक्टिविटीज। अब आपने क्या किया? विद्यालय में सीएलए के सफल संचालन के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप के फ्रेम में आपने एक सीएलए इंचार्ज बनाया। अब सीएलए इंचार्ज पूरे विद्यालय का बनाया, उसके बाद उसमें एक एसोसिएट सीएलए इंचार्ज बनाया, फिर उसके बाद आपने दोनों सेक्शन सीएलए में आपने प्राइमरी सेक्शन से एक और एक सेकेंडरी सेक्शन से, फिर उसके बाद एक टीचर्स स्टूडेंट्स का जो लीडरशिप है सीएलए का इंचार्ज बनाया। ये जो फ्रेम है ये दर्शाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं। काम है उनका विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, सबको अपना अपना रोल बता रहे हैं, आप अलग अलग स्टेज पर सभी को अपना रोल दे रहे हैं और सबको सेंटर में इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्लियर इट? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हर फ्रेम को लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल वो कोई स्टूडेंट्स है या कोई प्राइमरी का टीचर है या टीजीटी पीजीटी है या पीजीटी है, सबको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लीडरशिप का। क्लियर इट? यस सर, यस सर। और प्रिंसिपल का रोल क्या है कि वो डायरेक्टर टू फैसिलिटेटर, वो शिफ्ट करे। ये नहीं कोई जरूरी अपने आप को हर आदमी को डायरेक्टर के रोल में न रखे, हर आदमी को फैसिलिटेटर के रोल में रखे, ताकि वो एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करे तो जल्दी से एक्शन एग्जीक्यूट होता है। इफ यू डिस्ट्रीब्यूट एक्शन तो जो एक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम होता है वो बहुत कम लगता है, पर एक ही व्यक्ति पर सेंट्रलाइज करते हो तो एक्शन चूंकि ब्रॉडर फॉर्म में है तो उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। कुछ पार्ट
नहीं, एक पहले होगा फिर धीरे धीरे बाद में होगा। और आपको चूंकि कोलैबोरेटिव वर्क में एक साथ सारी चीजों को होना है, जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम है, एक ही व्यक्ति का काम है वेलकम करना, उसी का काम है कि बैंड को आगे ले जाना, उसी का काम है फ्लैग होस्ट करना, उसी का काम है डिसिप्लिन। ये तीनों चीज सिक्वेंसली एक साथ होनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें हर जगह किसी ना किसी को रोल दे दो। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो वहां क्या मिसिंग हुआ, अरे प्लेट कहाँ है, अरे कार्ड कहाँ गया, मैंने कहा था ना सर आपको कार्ड रखने के लिए। कार्ड जो देना है, जो गिफ्ट देना है उसी को देना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन भी उसी करना है, माइक पर भी उसी को बोलना है। नहीं हो पाएगा एग्जीक्यूट, आप उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और आसानी से एग्जीक्यूट होता देखेंगे, क्योंकि सब हर व्यक्ति का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब रोल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, वर्क आइडेंटिफाइज होता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है काम का, फिर अपने आप काम होता रहता है। जो राम जी ने सेतु बनाया था वहां बहुत अच्छा लीडरशिप दिखाया था इंस्ट्रक्शनल का, और जो विकेंद्रीकरण का, सबको अपना काम दे रखा था, इसीलिए इतना बढ़िया इतना बड़ा सेतु बन गया। आसान नहीं था वो बनना सेतु। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि यस सर, हमारे देवांगन सर जो है वो बिल्कुल इस एग्जांपल में सेट बैठते हैं। सब लोग सेट बैठते हैं मैडम, बिल्कुल देवांगन सर। देखिए मैं बिल्कुल सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी है। आप लोगों की टीम में मैं ही एक बंदा हूं जो देवांगन सर के वर्क को सेंटीमीटर इंच जानता हूं, मेजर करता हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं ना, मैं बोल तो रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं कंटेंट को, बड़े से बड़े कंटेंट को 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरा विषय रहा है। पर कंटेंट को समराइज करना, तो वो जो एक सवाल है मेरा। हाँ सर कंटेंट खत्म कर लूं? हाँ जी, मेरा कंटेंट खत्म कर लेता हूं। अब आप तो समझ ले होंगे कि एक इंस्ट्रक्शनल और एक जो हमने लीडरशिप की बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, दोनों को समझ लिए होंगे अच्छी तरीके से। जी सर। यस सर, यस यस अब सर। हम तीसरे ढांचे पे आ रहे हैं। ये क्या है, इफेक्टिव लीडरशिप के 3 फ्रेम हैं। पहला था इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। इसमें 3-4 लोगों के नाम हैं, उन लोगों ने अलग अलग वर्ष में अपने थ्योरीज दी गई है। इसमें इंडियन थिंकर कोई नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप नेतृत्व में जब हमने चाणक्य को पढ़ेंगे, प्रबंधन में उनके तरीकों को पढ़ेंगे चाणक्य के, तो समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सीधे थ्योरी की बात करता हूँ कि बांस और सिल्ड्स ने जो थ्योरी दी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, परिवर्तनकारी नेतृत्व। पहला क्या था निदेशात्मक नेतृत्व, क्या था इंस्ट्रक्शनल। ठीक। दूसरा क्या था डिस्ट्रीब्यूटेड। डेलीगेशन एग्जीक्यूटिव फॉर्म है। अब इन दोनों को मिला के एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म निकल के आ रहा है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। बिना उन दोनों के ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप संभव नहीं है। किस तरीके से, विद्यालय में किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, वैल्यूज, स्कूल की वैल्यूज है, कुछ चीजें ठीक नहीं है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। कल्चर, जो इसका स्ट्रक्चरल, जो उसके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, स्कूल कहाँ है, किन मान्यताओं पे चला आ रहा है। पहले से कभी आप नए स्कूल में जाते हैं तो आपको, अगर आप कुछ इनोवेटिव टीचर हैं तो आपको कुछ मान्यताओं से लड़ना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको कुछ नई चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए ना बड़ा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इवन आपको प्रिंसिपल से भी, और आपको अपने मैनेजमेंट कमेटी से भी अपनी बात को इतना इफेक्टिव देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो फंडामेंटल चीजें चली आ रही है उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आइडिया है क्योंकि आप पुराने स्कूल में एग्जीक्यूट कर चुके हैं, पर नया विद्यालय उसको स्वीकार करने में तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो कभी उन चीजों को देखा नहीं है, सोचा नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम्स बार बार दिखाई देगा। अक्सर क्या ही होता है, जब हम किसी के सामने प्लान लेके जाते हैं, घर में भी ले जाते हैं, पति पत्नी आपस में बात करते हैं, भाई आपस में। मनीष सर, एक सेकंड के लिए बस आपको बताऊंगा कि एक विद्यालय में जब मैं गया तो मॉर्निंग असेंबली का चार्ज दिया गया, तो लास्ट में बच्चे मैंने ऑब्जर्व किया कि भारत माता की जय तो बोलते थे, लेकिन वो लास्ट में जय हिंद बोलते ही नहीं थे। जय हिंद बुलवाने के लिए 3 महीने मुझे लगे, तब जाकर पूरी असेंबली जय हिंद बोलना शुरू की। 3 महीने लग गए मुझे सर।
बहुत अच्छा होता है। सबके पास अनुभव ऐसे हैं। मैं इसीलिए इन कॉमन एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा था कि आपको क्या करना होगा, चूंकि वैल्यूज पुरानी है, कल्चरल है और फंडामेंटल ऐसा होता है, तो आप क्या करते हैं, दूसरे स्कूल में पुराने स्कूल की किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको बहुत सारे चीजों से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा था कि भाई भाई आपस में या टीचर आपस में कोई प्लान के बारे में कोई सजेशन देता है मीटिंग में, तो देखते हैं बगल वाला ना, बहुत कम ही टीचर होते हैं या बहुत कम ही लोग होते हैं उसके प्लान को समझकर उसके फेवर में बोलते हैं। अक्सर आपको प्लान के बारे में तो नहीं समझ में आता, लेकिन प्लान के जो कमियां है वो तुरंत आपको नजर आ जाती है अचानक से दूसरे व्यक्ति को, और वो खड़ा होकर बोलता है सर लेकिन ये प्रॉब्लम होगा, सर लेकिन इस शिक्षकों पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, सर लेकिन इसमें बड़ा तो टाइम लग जाएगा। ये सबको समझ में आ जाता है, पर वो उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आसानी होगी, बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा, ये नजरिया थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव, वेरी गुड सर, पंकज सर, थैंक यू सर। जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है उसको चैलेंजेस बहुत होते हैं, किन किन में, क्योंकि उसको परिवर्तन करना है तो वैल्यूज में परिवर्तन हो सकते हैं, विद्यालय का जो कल्चर है उसमें कुछ चेंजेस लाना है, उनके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाना है, और ये परिवर्तन एक दिन दो दिन का नहीं है, स्थायी लाना होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का, कि विद्यालय में वर्तमान में चले आ रहे जो वैल्यूज हैं, कल्चर हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं, उनमें स्थायी परिवर्तन करना इसका उद्देश्य होता है। कैसे करेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा उस लीडरशिप, चूंकि लीडरशिप है और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप, तो उसमें प्रिंसिपल को खुद आगे बढ़कर, जैसे स्कूल में असमानता है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो पोस्ट रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो, किसी भी तरह की आइडियोलॉजी में असमानता है, उसको सामाजिक न्याय के उस पर लाइन पर ला करके उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो उद्देश्य भी क्लियर होगा, और कैसे क्लियर करना है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है कि विद्यालय में बहुत तरह की असमानता है, जैसे कोई ऐसा विद्यालय जिसमें कई सालों से अधिकतम दिल्ली के आसपास जितने भी स्कूल में उसमें नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स ज्यादा है, और चूंकि फीमेल टीचर्स हैं तो थोड़ा देखिए, आप कितना भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं फॉलो करेंगे, पर जहां पर जिस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहां का कल्चर भी उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है, उनकी एक्टिविटीज भी उन्हीं के रूप में ढल जाती है। अब एक प्रिंसिपल उसमें पुरुष के रूप में एक जेंट्स प्रिंसिपल आते हैं, अब वो चूंकि कल्चर चला आ रहा है, बहुत पुराना, ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जेंडर बेस्ड हो रही है, स्कूल में अच्छी तरीके से हो रही हैं, अब उनके में वहां पे पुरुष वर्ग वंचित है, तो वहां पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा इन चैलेंजेसों के साथ उसको लड़ना होगा, और लड़ने के बाद चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के दौरान आपको किन किन चीजों से ट्रांसफॉर्मेशन करना है मैंने बता दिया। तो उसको टैकल करने के लिए लीडरशिप में पहल की जरूरत है, और पहल करने वाला अगर प्राचार्य हो तो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होता है। अधिकतर स्टाफ रूम में पुरुष शिक्षक वंचित रूप में दिखते हैं, जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, उनको समझ ही नहीं आता हम 3-4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, कहाँ बैठे हैं। इस बात को अगर प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, उसको इस तरह की कल्चर और उस तरह की व्यवस्था देनी पड़ेगी, उसको भी वहां पर उस तरह का सेटअप बैठाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे सर हमारे यहाँ तो ऐसा चला आ रहा है, हमारे यहाँ तो असेंबली ऐसे ही होती आ रही है, पर होती आ रही है, और कोई अच्छी चीज है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ करके चैलेंज लेना पड़ेगा, सीनियर टीचर्स को समझाना पड़ेगा। धन्यवाद। इसके बाद जो स्थिति है इसमें चुनौती क्या है, कोई बता सकता है? एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप में चुनौती क्या है? मैं एक शब्द दे रहा हूं, वही शब्द आप उसको स्वीकार कर लिए। यथा स्थिति में सुधार सबसे बड़ी चुनौती है। यथा स्थिति, जो स्थिति है करंट, वो उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि उसको सभी लोग एक्सेप्ट किए हैं, उसकी सुविधा से, उसकी सरलता से सब वाकिफ हैं। और आप जो लेके आ रहे हो सकता है किसी को, अरे यार सुबह जल्दी आना पड़ेगा, अरे यार सर ये क्या ड्यूटी लगा दी है गेट पर, बच्चों से पहले आने की ड्यूटी, यार ये ठीक नहीं है।
पर आप नहीं समझ रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से कितना बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। पर ये नया चेंज है तो आपको लगेगा कि यार बड़ा बेकार सा है, बड़ा 5 मिनट पहले आना पड़ेगा। तो चुनौती क्या है जो इस समय चल रही है, उसमें अगर आप फेरबेल कर देखिए, मनुष्य की आदत है, मनुष्य का स्वभाव क्या है, जो स्थिति चल रही है जिसके साथ वो फेमिलियर होता है वो उसको आसान लगती है। अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे ना वो लोग। कंफर्ट जोन मैम, कोई कंफर्ट जोन नहीं होता। किसी भी चीज को 15 दिन एग्जीक्यूट करिए वही आपका कंफर्ट जोन हो जाता है। वो उनकी कंडीशनिंग हो गई है ना सर। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कंफर्ट जोन कोई चीज नहीं होती, एक एक प्रकार का सिनेरियो क्रिएट होता है, आपको उसी चीज में आसान महसूस होता है, ठीक है, उसको आपको अच्छा ही लगता है। पुराने जमाने के लोग आज भी खटिए पर गर्मी हो चाहे सर्दी हो बाहर सोना पसंद करते हैं, खुले वातावरण में, उनको वही अच्छा लगता है। और हमको थोड़ी देर के लिए ठंडी में बाहर कर दीजिए तो हमको ठंडी लगती है। सर चेंज इज नॉट इजीली एक्सेप्टेड सर। बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या करा, चूंकि प्रिंसिपल के रोल में आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का काम करना है, तो आपको चैलेंज पहचानना पड़ेगा कि जो अभी कुछ चल रहा है वो बहुत चैलेंज, वही आपके लिए चुनौती है, क्योंकि उसी को बदलना है। और बदलना क्या होता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप चेंज कर दीजिए, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, पर बिहेवियरल चेंज जो ऐसे करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। आप स्कूल में सीढ़ी का गेट का दरवाजा बंद कर दीजिए, दूसरी तरफ खोल दीजिए, ग्राउंड का गेट कहीं और कर दीजिए, असेंबली की जगह बदल दीजिए, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। पर जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बिहेवियर से और सबके बिहेवियर से, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। यही आप इस परिवर्तनकालीन नेतृत्व में यही एक हमारा बैरियर है। और फिर भी बहुत आसानी से अपने जिसको मैं कहता हूं कि एक मास्टरी लीडरशिप को दिखाते हुए, एक फॉर्मेशन दिखाते हुए आप इन चीजों को टैकल कर सकते हैं, इन चीजों से लड़ सकते हैं। एक शब्द आया था सर इसी में, ट्रांसफॉर्मेशन में, नीचे थोड़ा आ जाइए सर। हाँ, क्रिएट अ विजन सेंटर्ड एंड इक्विटी, इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस। आपको ये सारी चीजें, अच्छा, विजन और मिशन में अंतर समझते हैं आप लोग? केवीएस विजन लॉन्ग टर्म का होता है सर। और मिशन भी उसी से एसोसिएटेड है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का गोल नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे केवीएस का विजन और मिशन। विजन जो है ना भविष्य पर निर्भर करता है, भविष्य का सपना। विजन क्या होता है? भविष्य का विजन के लिए मिशन होता है ना सर, एक विजन होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए मिशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब तक आपके पास मिशन नहीं हो आप अपने विजन तक नहीं पहुंच सकते। विजन पर पहुंचने के लिए एक मिशन का होना आवश्यक जो है, जो भविष्य का एक सपना है, क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, ये विजन है। पर जो वर्तमान की प्लानिंग है, प्रेजेंट की जो आपकी प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं, ये मिशन है। क्लियर इट? विजन भविष्य की दूरगामी है। भारत मिशन, निपुण भारत मिशन एंड FLN इज निपुण भारत। जो मिशन आपने वर्ड शब्द किया है, ये किसको एग्जीक्यूट कर रहा है? ये मिशन किसको अचीव करना है? किसी विजन को। और विजन क्या है? NEP की जो कैरेक्टरिस्टिक है, 5 पिलर्स ऑफ NEP। इक्विलिटी, कौन कौन बताएगा 5 पिलर्स ऑफ NEP? कोई बताए? लिखते जाए चैट बॉक्स में, या बोल दे कोई भी माइक चालू करके जो 5 विजन बता सके। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, और कोई? इक्विटी भी है सर, इक्विटी भी है। एक्सेस, इक्विटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर इट? अकाउंटेबिलिटी। इसमें एक ई है और एक क्यू है। क्यू फॉर क्वालिटी, ई फॉर इक्विटी, और ए में एक्सेस, अफोर्डेबल और अकाउंटेबल। ठीक है? क्लियर इट? ये सारी चीजें, मेरी बात आवाज आपको आ रही है? ये सारी चीजें क्या हैं? हमारा एक विजन है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा विजन है। पर उस विजन को अचीव करने के लिए मिशन क्या है? बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसके बाद SBSB था, फिर उसके बाद हमारा निपुण है, ये सारी चीजें। तो मेरे कहने का मतलब विजन जो है एक ब्रॉडर भविष्य की
बात है कि क्या करना है और वर्तमान की स्थिति मतलब क्या कर रहे हैं, ये मिशन है। एक होता है कोर वैल्यूज, इसमें दिया है कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या होता है? ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, भविष्य में हमें क्या बनना है या क्या करना है, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं व्यवहार कैसे कर रहे हैं, उसके जो मॉरल थ्योरीज है, नैतिक सिद्धांत हैं जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, वो क्या है, ये कोर वैल्यूज है। मनीष जी एक मिनट, मनीष जी 10:33 हो गए हैं। मैं चाहूंगा, हालांकि सारे पार्टिसिपेंट बिल्कुल पेशेंस से बैठे हैं। सर लेट अस, हाँ ये अंतिम साइड चल रहा है, इसके बाद खत्म है शायद। सर क्लियर इट? कारण है सर, यहाँ पर ना जिन चीजों से प्रश्न निर्मित होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू में होते हैं, वो थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो क्लियर इट हो गया कि विजन का मतलब भविष्य है और मिशन का मतलब वर्तमान है, और कोर वैल्यूज का मतलब क्या है कि क्या आप मानते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, कहाँ जाना है, ये आपका विजन है, क्या कर रहे हैं, ये आपका मिशन है, और गाइड मार्गदर्शन कैसा है, कैसे सिद्धांत पे, ये आपका कोर वैल्यूज है। मिशन हमें, विजन हमें प्रेरणा देता है, मिशन हमें, विजन हमें क्या करता है, प्रेरणा देता है, मिशन हमें एक्शन सिखाता है, क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं, और जो कोर वैल्यूज है वो हमें गाइडलाइन देता है। दैट्स ऑल। अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इंस्ट्रक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव में जो पॉइंट्स हैं उनको एक कंपैरेटिव चार्ट के तरह से देख सकते हैं कि फोकस, ध्यान से आप लोग भी बोलते रहिए, पढ़ते रहिए कि किस पर फोकस किया गया इंस्ट्रक्शन में, क्लासरूम और कैरिकुलम पर। ट्रांसफॉर्मेटिव में किस में फोकस हो रहा है, वैल्यूज, कल्चर, इक्विटी पर। गोल क्या है इंस्ट्रक्शनल का, इंप्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का गोल क्या है, फंडामेंटल सिस्टमेटिक चेंज। रोल ऑफ प्रिंसिपल क्या है इंस्ट्रक्शनल में, इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट्स एंड मॉनिटर। ट्रांसफॉर्मेटिव में क्या है, चेंज एजेंट है, सोशल एडवोकेट है। कम्युनिटी रोल क्या है, सपोर्टिव है और सेकेंडरी है। ट्रांसफॉर्मेटिव में क्या है, कोर पार्टनर इन ट्रांसफॉर्मेशन में कोर पार्टनर का रोल है। चेंज लेवल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर या इंक्रीमेंटल है, और सेकेंड ऑर्डर क्या है, ट्रांसफॉर्मेंटल है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है आज यही खत्म होता है, जिसमें हमने चर्चा की। एक्सक्यूज मी मनीष सर। हाँ सर। वो जरा लास्ट वाला जो चेंज लेवल में जो बताया ना, एक बार फिर से जरा। एक मिनट सर, स्लाइड देते हैं। लास्ट लाइन चेंज लेवल, केवल मुझको थोड़ा सा नहीं समझ में आ पाया। एक मिनट सर, सर एक मिनट, मुझे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है क्या सर? ये जो आवाज आपकी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है पर आपका, एक मिनट सर रुक जाइए, मेरे इस पे स्क्रीन नहीं आ रही है। मनीष जी आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, अभी है 93, देयर आर पीपल, यू कैन ज्वाइन। अब क्लियर आई। ये चेंज लेवल की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर इंक्रीमेंटल। हाँ सर, ये चेंज लेवल में जो फर्स्ट ऑर्डर इंक्रीमेंटल का मतलब है जाता है कि आप उसमें छोटे छोटे जो स्टेप वाइज है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल में छोटे छोटे परिवर्तन की बात कही गई है। इंक्रीमेंट छोटे छोटे पार्ट में मिलता है ना सर? जी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि आपका डायमेंशन है कि आप लेवल चेंज करना चाहते हैं एज ए प्रिंसिपल। आप उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो आप दे रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीमेंटल, और जो उस इंक्रीमेंटल से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट विल बी द सेकेंड ऑर्डर, द आउटकम विल बी द सेकेंड ऑर्डर। और एक और आपको मैं बता रहा हूं, आपका जब डेवलपमेंटल थ्योरी में पढ़ा रहा था थ्योरी, तो एक आपको मैंने बताया था, एक स्टेयर्स बताया था, सीढ़ी, याद आ रहा, और एक बनाया था स्लाइडर। यस सर। तो जो स्लाइडर है ना वो धीरे धीरे हो रहा है, वो इंक्रीमेंटल है, पर जो है ट्रांसफॉर्मेशनल है
वो सेकेंड ऑर्डर है, वो स्टेप बाय स्टेप तेजी से हो रहा है, और इंक्रीमेंटल जो है धीरे धीरे छोटे छोटे पदों में हो रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप कोई भी चीज देखिए, वैल्यूज है और कल्चर है, इसको आपको कैसे चेंज करना है, और कैरिकुलम है, क्लासरूम कैरिकुलम है, उसको धीरे धीरे चेंज करना, अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं। जब तक क्लास थर्ड का कैरिकुलम नहीं चेंज करेंगे, फोर्थ का नहीं कर पाएंगे। फोर्थ का कर दिया और थर्ड में वही पुराना चल रहा है। जैसे अभी जो नई किताबें आई थी, वो पहले थर्ड की चेंज हुई, फिर फोर्थ की चेंज हुई, फिर फिफ्थ की, इस तरीके से क्रमिक हुई हैं, क्योंकि जो नया चीज आप ला रहे हैं उसके लिए कुछ पहले की चीज सीखना जरूरी है। तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पदों में जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। Sir, small changes leading to bigger changes. यस Yes, Rachna madam. अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था, मतलब जो इससे रिलेटेड नहीं है। मैंने देवांगन सर से भी अपना ये बात रखा था। मुझे एक पुराने एक टॉपिक आपने डिस्कस किया था, तो उसमें से है, तो अभी नहीं पूछ रहा मैंने उसको कैसे अपना वो क्वेरी मैं आपके पास रख पाऊँ, मतलब ऐसे रेगुलर क्लास में नहीं, मैं अलग से थोड़ा सा एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। You can send the question to me, sir, on WhatsApp. And Okay, sir. if the question is in the general perspective for the well-being of all other, we will take the question in the platform. Otherwise, you will personally be answered, sir. But you will definitely be answered. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, Manish ji. तो मैं समराइज कर रहा हूँ कि हमने स्टार्टिंग किया था कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल मैनेजमेंट को समझा, और हम किस तरीके से ये अपना अपना आइडेंटिफिकेशन इनकी अलग अलग है, इनकी क्या ऑब्जेक्टिव है, ढांचा है, एक संसाधनिक ढांचा है जो संगठन है, संसाधन के रूप में ह्यूमन है, रिसोर्सेज हैं एंड फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और इन ढांचे को एग्जीक्यूट करने का, निर्देशित अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सके, यही प्रबंधन का काम है। संगठन और प्रबंधन के जो बेसिक है कि जो संगठन है वो स्टैटिक है, और जो प्रबंधन है वो डायनेमिक है, योजनाओं का निर्देशन और अनुपालन करता है। प्रबंधन के लिए पोस्ट कार्बोनियम है लूथर गुलिक का, वो उस क्रम में ही प्रबंधन अच्छी तरीके से हो सकता है। उसके बाद हमने समझा कि एक संगठन को डिफाइन करना है तो हम स्ट्रक्चरल रूप में कर सकते हैं, और एक प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन समिति को, जैसे विद्यालय प्रबंधन वीएमसी है, वो उसकी मैनेजमेंटिक बॉडी है, आप इससे भी समझ सकते हैं। विद्यालय का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख सकते हैं कि कमिश्नर से चल के, ज्वाइंट कमिश्नर से चल के कैसे प्रिंसिपल तक, टीचर तक आता है, वो पूरा एक ढर्रा समझ सकते हैं। और वो विद्यालय की प्रबंध समिति सारे नियमों के अनुसार उसका क्रियान्वित कैसे कर सकती है, इसको आप समझ सकते हैं। क्या है ये संगठन है, कैसे है ये प्रबंधन है। इसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल लाइब्रेरी का और एक टाइम टेबल का दिया था। इस तरह से आपको मैंने समझाने की कोशिश की, संगठन संसाधन के रूप में है और प्रबंधन सारथी के रूप में है। फिर प्रिंसिपल का रोल रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में, लीडरशिप टीम बिल्डर के रूप में, कोच के रूप में, मेंटर के रूप में क्या है, इन दोनों को समझाने की कोशिश की थी। कोच और मेंटर में अंतर है, उसको भी एक्सप्लेनेशन करने की थी। फिर एक इनिशिएटिव लेने की तरह किस तरीके से पहलकर्ता के रूप में प्राचार्य का काम है, ये भी मैंने बताया। उसके बाद मैंने एक प्रशासनिक ढांचे को, यानी जो प्रशासनिक चीजें हैं उनको किस तरीके से 3 तरह के लीडरशिप की जरूरत होती है, अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने बताया था इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। तीनों को एक्सप्लेन किया, तीनों के रोल समझाए, तीनों के अंतर को समझाया, की पॉइंट्स समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा, पहली एक कोई पंक्ति से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब तो नहीं कहूंगा, पर मैं यही बता रहा हूं कि आपका पद क्या है यह निर्भर नहीं करता, आपका कद क्या है। और कद जो है आपके क्रियान्वयन से, आपकी क्वालिटी से ही समझ में आता है, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके पद से नहीं। तो पद क्या है इस पर फोकस मत करिए, कद है क्या इस पर फोकस करिए। धन्यवाद मनीष जी। और निश्चित रूप वेरी वेल सेड सर। ये सर उन्होंने ये मैसेज करके अपना कद अपने आप छोटा कर लिया सर। सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को जो अच्छा फीडबैक देना था खुद को, वो मैंने दिया है। और आप लोगों के लिए भी है, अभी आप लोग के लिए भी कभी कभी ये समय आ सकता है, इसलिए मैंने ये कहा कि पद क्या है इस पर फोकस नहीं, कद क्या है ये
इतने लोगों के सामने कह पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा इवेल्युएशन हो रहा है, इतने लोग मेरा इवेल्युएशन कर रहे हैं, मुझे इतना बहुत ज्यादा है। ये तो किसी भी उपलब्धि से बहुत बड़ी बात है, किसी भी पद से बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मनीष जी, everybody मनीष सर एक सेकंड, सोचने की बात ही नहीं है सर। Sir, no discussion on that. STG, sir, STG, one question is STG. इसको मैं इसको क्लियर करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। मैंने सर से कहा था कि सेकंड पार्ट में ले लेंगे STG। No matter what, we are not going to discuss anything. What you are doing at this time, what this platform is doing this time, is the great help to the people, particularly this PDF that they are getting, crisp material, everything, and that too, it is available in internet, they can get it, but to get all these things, it takes 3 hours, 4 hours time when you sit together. Only then you will be able to produce it. Once it is produced, nobody can simply read it. मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। यदि आपके पास किताब होने से, मटेरियल होने से, पढ़ लेते या किताबों से घिरे रह जाने से आप विद्वान बन जाते, तो केंद्रीय विद्यालय क्या, पूरे विश्व के जो लाइब्रेरियन होते वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते, क्योंकि वो किताबों से घिरे हुए होते हैं। किताबों से घिरा हुआ होना, हाथ में PDF रखना और मोटी मोटी किताब रखना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। बुद्धिमत्ता की निशानी उसको एक्सप्लेन करना, उसको पढ़ना, उसके समझने में है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेरी हो सर, किसी का क्वेश्चन हो आज के टॉपिक पर, तो क्योंकि देखिए ये सब ऐसे टॉपिक हैं दोबारा रिपीट नहीं होंगे और आप इसको सिर्फ रिवाइज कर पाएंगे। इसके और डीप में जाएंगे तो आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा और आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए आपकी कोई क्वेश्चंस हो जो नहीं समझ पाए हो, आप सर को डाल दीजिए। कल इसका जो सेकंड पार्ट है हम आपके क्वेश्चन से शुरू करके सेकंड पार्ट को क्लियर कर देंगे। All the 100 participants, those who are present here, the group is open for all. I have changed the setting. You can send the messages. So please put your question straight away onto this. I will be giving this PDF along with the video today up to all 6 chapters, except the MCQs, and you can put up your question that we will be including tomorrow, and rest of the thing you will be informed. Thank you. Have a nice day. Good night. See you tomorrow in the next chapter of the same. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Pradeep ji, put off the recording. Pradeep ji, put off the recording.